अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूही एट 10 अपनी होस्ट अलीज़े के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में मस्बत सोच के साथ आगे बढ़ रहे होंगे, क्योंकि ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो आते रहते हैं, मुश्किलात, आसानियाँ, तो ये सब जो है वो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। जिस तरह अभी अगर हम बात करें हमारे पूरे मुल्क पाकिस्तान की और ख़ुसूसन अगर बात की जाए जनूबी पंजाब की, तो इस वक्त हम जिस सैलाबी आफत से दो चार हैं, जो है वो ज़िंदगी जो है वो नहीं रुक रही। वक्त और ज़िंदगी जो है वो कंटिन्यू रहती है, बढ़ती चली जाती है, लेकिन क्या होता है कि हमें हालात के साथ एडजस्ट होना पड़ता है, हमें हालात के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि आई नो इट्स नॉट इजी, आसान नहीं होता हालात के साथ। और जिन लोगों के घर, कारोबार, फसलें सब कुछ तबाह हो गया, मवेशी चले गए, वो लोग जो इस वक्त खसारे में हैं, उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। नामुमकिन सा लगता है कि ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद बाकी होती है कि ज़िंदगी जो है वो अगर है हमारे हाथ में ज़िंदगी, तो हमने उसको आगे तो बढ़ाना ही है। तो जी इसी हवाले से आज हम आपको लेटेस्ट अपडेट से भी आगाह करेंगे और बताएंगे कि जी इस वक्त क्या सूरत हाल है मुल्तान में। अगर मुल्तान शहर की बात करें तो मुल्तान शहर में ख़तरे की घंटी जो है वो काफ़ी हद तक टल चुकी है। दरियाए चनाब के मकाम पर जी पानी की जो सतह है उसमें भी काफ़ी हद तक कमी देखने को आई है, लेकिन बहाव जो है वो अभी भी उसी रफ्तार से जो है वो जारी है। सीनियर मिनिस्टर और मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी फील्ड में 3 दिन से हैं, शुजाबाद के इलाके में, अलीपुर के इलाके में, तो वहाँ भी रेस्क्यू के जो ऑपरेशंस हैं वो मुसलसल जारी हैं, क्योंकि उन इलाकों में इस वक्त जलालपुर पीरवाला की अगर हम बात करें अलीपुर की और अगर बात करें शुजाबाद की, तो वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशंस जो हैं वो मुसलसल जारी हैं। और जी एक लेटेस्ट अपडेट के अक़वाम मुत्तहदा ने यूनाइटेड नेशंस की जानिब से जो है वो इमदादी सिलसिले को मज़ीद मौसर बनाने के लिए ऐलानात किए गए हैं कि इमदादी सरगर्मियाँ जो हैं उनको मज़ीद मौसर बनाया जा सके। इसी हवाले से हम डिस्कशन भी करेंगे। जो आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैसर अंसारी साहब जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और जी इसी के साथ साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमजद बुखारी जो कि एडिटर रूही टीवी हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अच्छा सर, सबसे पहले तो सैलाब की हमें सूरत हाल बता दें कि इस वक्त जनूबी पंजाब की क्या सूरत हाल है, लेटेस्ट ख़बरें क्या हैं, और स्पेशली अगर बात की जाए शुजाबाद की और जलालपुर पीरवाला की, तो क्या सूरत हाल है? बहुत शुक्रिया अलीसे। इस वक्त जैसे अभी आपने कहा कि मुल्तान के लिए ख़तरा टल गया है, ख़तरा तो यकीनन टल गया है कि वो जो पानी का दबाव था बहुत ज़्यादा, वो ये ख़तरा था कि बंद टूटने की वजह से मुल्तान शहर को या इर्द गिर्द के इलाकों को नुकसान पहुँच जाएगा, वो ख़तरा तो यकीनन टल गया, लेकिन पानी तो मौजूद है। बिल्कुल पानी मौजूद है, पानी उतर रहा है, कम हो रहा है, लेकिन जिन घरों में, जिन बस्तियों में, जिन इलाकों में, जिन वाज़ात में पानी चला गया, पानी ने तबाही कर दी, ज़ाहिर है वो नुकसानात अपनी जगह पर हैं। और अभी जो है पानी का क्योंकि फैलाव बहुत ज़्यादा है, इस दफ़ा पानी जो है वो कई तकरीबन 200 किलोमीटर का रेला है, आप ऐसे समझें। अच्छा। तो एक सिरा यहाँ होता है और दूसरा सिरा जो है 200 किलोमीटर पीछे होता है, तो इतना बड़ा हुजम है। तो पानी जब पहले शुरू में आता है तो जो नशेबी इलाके होते हैं, निचली जगह होती हैं, वहाँ पानी पहले चला जाता है, फिर पानी वहाँ खड़ा हो जाता है, वो अपनी सतह बराबर रखता है, तो नशेबी इलाकों में खड़ा हो जाता है। फिर पीछे से जो पानी आता है तो पानी वहाँ पहले खड़ा होता है, तो वो मज़ीद फैलाव करता है। अच्छा। तो उसकी वजह से जो है मुतादिद बस्तियाँ मज़ीद भी ज़ेरे आब आई हैं, ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पानी जा रहा है। और ख़ास तौर पे अगर हम शुजाबाद की और फिर आगे की बात करते हैं तो मुल्तान की सूरत हाल कदरे बेहतर हुई है, लेकिन पीछे जो है हमारे 18 हज़ारी, रंगपुर और मुल्तान की जो इलाके हैं, झोंक भैंस है, इसके बाद जो है शेरशाह का इलाका है, कासिम बिल्ला का, मोहम्मदपुर घोटा का इलाका है, और फिर आगे चले जाएँ हमड़ है, ये सारे इलाके, इनमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। पीछे कबीरवाला के जो इलाके हैं, कतालपुर, पीर महल, वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, रावी ने बहुत नुकसान किया है। वो शहर जो 2 दरियाओं की नुक्कर में बनते थे, उन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। जैसे हम कतालपुर की बात कर रहे हैं, पीर महल की बात कर रहे हैं, तो कबीरवाला में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है दरियाए रावी की वजह से। अब आगे चलते हैं तो शुजाबाद की सूरत हाल ज़रा थोड़ी सी इसलिए ख़राब हुई कि शुजाबाद से सेफली गुज़र रहा था पानी, लेकिन वहाँ एक बंद है धूंधू, वो टूट गया।
जी अच्छा, ये पहला सरकारी बंद है टूटा है। अब तक जो हम कह रहे थे ना वो बंद उस टूट गया, बंद टूट गया, वो जी जी जिम्मेदारा जी बंद थे जो जी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बनाए हुए थे। तो ये सरकारी प्रॉपर बंद है जो शहर को अच्छा, बचाने के यहाँ लिए। पर आवाम जो है वो अगर बात करें हुकूमत की जानिब से, तो आवाम हमें काफ़ी हद तक नाउमीद भी नज़र आती है कि ये हुकूमती बंद जो था, सरकारी बंद, ये नहीं टूटना चाहिए था। देखिए, आवाम को नाउम्मीद तो कतई नहीं होना चाहिए। हम्म। पानी का जो दबाव है वो इतना ज़्यादा है कि हमें तो ख़तरा था कि जो मुल्तान के बंद हैं वो भी खुद तोड़ने पड़ेंगे। जैसे हम अच्छा। जिक्र कर रहे थे कि हट मोहम्मद जी जी वाला जी और शेर शाह कि ब्रीच शेर किए शाह बंद को जाएंगे, भी ठीक है तोड़ना ना। पड़ेगा। लेकिन वो एक कामयाबी है कि हमने अपना कम्युनिकेशन निज़ाम जो है उसको बचा लिया, और आज देखें मुल्तान और डेरा गाजी खान डिवीज़न के दरमियान ट्रैफिक बहाल है। तो वो ये जो बंद हैं, ये इस बड़े सैलाब का सामना करना मुश्किल हो जाता है, इतने बड़े सैलाब का। तो बंद टूटा है, लेकिन उस बंद को मुरम्मत होने में ताख़ीर हो गई। उसकी वजह से शुजाबाद के जो इलाके हैं, पोंटा, बंगाला मोड़ और जो है मोज़ा वैंस, मोज़ा सोमन, ठीक है ना जी, और वो जो इलाके हैं वो काफ़ी जो है मुतासर हुए हैं, और उसकी वजह से जो है वहाँ पानी आ गया है। अब वो पानी जो है जो बाहर निकला है वो भी जलालपुर पीर वाला की तरफ और शुजाबाद की तरफ, क्योंकि पानी अपनी सतह बरकरार रखता है तो एक ही अंदाज से वो बढ़ रहा है। तो वो जो सेटल्ड एरियाज़ हैं बुनियादी तौर पर ना, वहाँ पर मतलब वो तसव्वुर नहीं कर सकते थे, जैसे हम बैठे हुए हैं यहाँ तसव्वुर नहीं कर सकते क्योंकि वास्ती बंद मौजूद हैं कि इस जगह पर पानी आ जाएगा। तो वो सेटल्ड एरियाज़ हैं जहाँ पानी आ गया। तो शुजाबाद के उस बंद को मुरम्मत करने की कोशिश की जा रही है। वो 3 जगह से टूट गया वक्तन फ़वक्तन ना। तो अच्छा। एक जगह से बंद करते थे तो फिर दूसरी जगह जो है वो डैमेज हो जाती थी। जब दबाव होता है तो फिर यही सूरत हाल होती है। तो अभी भी मुरम्मत का वहाँ, सिलसिला तो अभी भी शायद जारी है वहाँ पे। हाँ जी, वहाँ अब काम हो रहा है। और फिर आगे चलते हैं जलालपुर पीर वाला की सूरत हाल जो है। जलालपुर पीर वाला की जो सूरत हाल है वो काफ़ी क्रिटिकल रही, इसलिए कि ये 2 दरियाओं के नुक्कर में जो बनती है उसके अंदर ये शहर वाक़ है, और उसकी वजह से जो है ना सिर्फ दरियाए सतलुज ने जलालपुर पीर वाला को नुकसान पहुंचाया, बल्कि दरियाए चनाब ने भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। तो दोनों दरियाओं ने अच्छा, जलालपुर पीर वाला शहर को भी नुकसानात हुए हैं, और कितने श- परसेंट तक हुए हैं? शहर के अंदर तो उस तरह पानी नहीं गया कि अच्छा। शहर जो है वो, लेकिन वो क्योंकि ये कस्बात हैं, तहसील है, तो उसके इर्द गिर्द के एरियाज़ भी ऐसे हैं जैसे अब आप मुल्तान को या लाहौर को देखें तो कहाँ तक फैल गया। तो इसी तरह ये जो कस्बात हैं उनकी भी यही सूरत हाल है। तो वो शहर के इर्द गिर्द के सारे इलाके जो है वो डूब गए, और जो है वहाँ पर ज़मीनें हैं, आबाद ज़मीनें हैं, लोगों के मकानात हैं, वो सारे ढह गए। और सबसे अहम मामला ये था कि वहाँ से लोगों को निकाला जाए, रेस्क्यू किया जाए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। अच्छा, एक और मामला जो देखने को आया, पहले तो जलालपुर पीरवाला में रात को ही ऐलानात करने शुरू कर दिए थे। अगर हम गुज़िश्ता 2 रोज़ की बात करें तो हुकूमती तौर पे तो ऐलान होना शुरू हो गए थे कि आप अपने घरों को छोड़ के जो है फ़िलहाल रेस्क्यू करें अपने आप को। लोगों ने जो है वो उस वक्त नहीं सुनी। देखिए, मैं इसको ना, एक तो लोगों की लापरवाही भी है अपनी जगह पर, दूसरा हमारी इंतज़ामिया का फेलियर भी है इसको अगर देखा जाए। जी। कि इतना बड़ा डिज़ास्टर नज़र आ रहा था कि इतना पानी आ रहा है और उसका जो है उसकी शिद्दत इतनी होगी, तो वो जिस तरह भी हो सकता था उसको इवैक्यूएट कराना चाहिए था उस इलाके को। अच्छा, जलालपुर पीरवाला में तो सूरत हाल सर बहुत ज़्यादा आप कह लें वर्स्ट हुई है, क्योंकि वहाँ पर जो पेट्रोल की कीमतें थी आप देखें उसमें इजाफा हो गया। वहाँ पर जो कश्ती चलाने वाले थे उन्होंने जी कहा कि उन्होंने रेट्स बढ़ा दिए अपने। फिर जो लोग अपनी जान की बाजी हार गए, उनको पानी से निकालने के लिए लाशों का उन्होंने 5-5 लाख मुआवजा मांगना शुरू कर दिया। मतलब ये सारे मामलात भी वहाँ पर देखने को मिले हैं। एक तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया, फिर सडन डिज़ास्टर था वहाँ पे, क्योंकि आई थिंक इंतज़ामिया भी रेडी नहीं थी। इतना भी सडन नहीं था। ये नज़र आ रहा था कि पानी जो है वो दरियाए जाएगा। सतलुज में भी आ रहा है और यहाँ पर हिट करेगा, और दरियाए चनाब में भी इतना पानी है वो आएगा और इसको नुकसान पहुँचाएगा। और हम टीवी प्रोग्राम्स में बैठ के चीखते रहे कि वहाँ पर जलालपुर पीरवाला की सूरत हाल बहुत खौफनाक है, ख़तरनाक है। और मैं आपको बताता रहा कि अलीपुर और सीतपुर ये दोनों इलाके, ये सीतपुर जो है वो सिंध और अभी जलालपुर पिछले हफ्ते भी हम इस पर बात कर चुके थे। तो वो मुसलसल इस पर बात करते रहे और पूरा मीडिया बात करता रहा, लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई कि इंतज़ामिया ये कहे कि हम लोगों को कहते रहे और वो इवैक्यूएट नहीं हुए। तो अगर वो इवैक्यूएट नहीं हुए, अगर आपने उनको इनखला नहीं किया, तो फिर जाहिर है उनकी ज़िंदगी को ख़तरा होगा, फिर आपको रेस्क्यू करना पड़ेगा। फिर आप देखें वहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशंस होते रहे, वहाँ पर कितने कश्ती डूबने के वाक़यात सामने आए। वहाँ पर लोग कितने, मुझे लगता है कि ये रेस्क्यू का फेलियर भी है। नहीं, रेस्क्यू का फेलियर नहीं है। देखिए, इसको ज़रा लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बहते पानी में, दरिया के पानी का बहुत ज़्यादा बहाव होता है, ठीक है, तेज़ पानी था, ये सैलाब था, उसमें आप देखें रेस्क्यू करने के लिए जा रहे हैं कश्ती के ज़रिए, कश्ती को आप कैसे रोकेंगे?
बहते पानी में कश्ती को, किसी बंदे को उठाने के लिए किसी बस्ती के पास रोकने, कैसे रोकेंगे आप? ठीक है, तो कश्ती को रोकना बड़ा मुश्किल काम है, बहते पानी में किसी बंदे को उठाना है। तो ये एक लोगों को समझना चाहिए कि ये इतना आसान काम नहीं है रेस्क्यू के। जी अच्छा जी, कश्ती गई है, वो जाके खड़ी हो जाएगी, फिर आप बंदे को उठा लेंगे। तो उसको खड़ा कैसे करेंगे? उसके एंकर तो नहीं है ना कि उसमें डाल देंगे आप जिससे रुक जाएगी। नंबर 2, ये लोग कहते हैं कि जी रेस्क्यू वालों को जी डूबते हुए लोगों को बचाना चाहिए। डूबते हुए बंदे को बचाना जो है वो मुश्किल तरीन काम है। चाहे आप जितने बड़े भी स्विमर हों, आप डूबते बंदे को नहीं बचा सकते। बड़ा मुश्किल काम है, ये बहुत टेक्निकल मैटर है। और हर आदमी लेकिन क्या हमारे अक्सर पास आप देखें कि जो लोग बचाने के लिए कूदते हैं वो खुद मारे जाते हैं। ऐसे ही है। ठीक है ना, तो ये मुश्किल काम है। लेकिन हमारे पास क्या वसाइल की भी कमी है कि हमारे पास लाइफ जैकेट्स नहीं थी? एक बड़ा लंबा मामला है। पहले तो ये है कि भाई उन लोगों को देखें, इस मुआशरे में कितने लोगों को स्विमिंग आती है, मुझे आप खुद बता दें। ठीक है, मतलब हम हमारी अच्छा पुलिस जो एक अहम फोर्स है, मेरे ख्याल है 99% पुलिस के लोगों को स्विमिंग नहीं आती। ठीक है ना? अच्छा भाई, जो दरियाओं इलाकों में रहते हैं, करीब रहते हैं, उनको तो स्विमर होना चाहिए ना। ठीक है ना? तो ये एक बड़ा एलिमेंट है जो मिसिंग है हमारी सोसाइटी में। अगर हम सैलाबों का सामना करते हैं तो हमें अपने लोगों को स्विमिंग भी सिखानी चाहिए। हमारे अब दुनिया भर में स्कूलों के अंदर जो है वो स्विमिंग पूल्स होते हैं और बच्चे शुरू से ही जो है वो स्विमिंग सीखते हैं। तो ये एक एलिमेंट है। वैसे तो इसको देखें, इसका फैलाव इस तरह है कि हम हमारे दरियाओं को देख लें। मैं ये अक्सर कहता रहता हूँ कि भाई ट्रैफिक सड़क पे चलती है ना, तो दरिया पानी को दरिया के अंदर बहना चाहिए ना। ये क्या बात है कि आपका 70 किलोमीटर का पार्ट हो गया जी दरिया का, तो ना आपने कभी डिसिल्टिंग की है, वहाँ से मट्टी निकाली है, भल निकाली है, ना दरिया को दरिया के हदूद में आप लाए हैं। आप बता भी नहीं सकते कि ये दरिया यहाँ से शुरू होता है, यहाँ खत्म होता है। किसी भी दरिया को आप बता नहीं सकते कि ये दरिया यहाँ से शुरू होता है, यहाँ खत्म होता है। तो इस तरह अगर दरिया हैं और इस तरह उनमें पानी की आमद है, देखें ये सारा पानी आया है, ये नेमत खुदाबंदी थी। ठीक है भी सही, जो हमारे लिए ये सारा पानी कहाँ से आया है? भारत ने अपने डैमों से छोड़ा है ना। ठीक है ना, जिसने हमें डुबो दिया है उसने तो जखीरा किया हुआ था, ये फालतू पानी छोड़ा है। तो अगर हमारे पास रिजर्वायर होते जहाँ हम इसको स्टोर कर सकते तो आज ये नुकसान ना होता। कम से कम हम इसको डिले कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। इंतजामात बहुत हद तक हम बेहतर कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये ख़ासतौर पे जलालपुर पीर वाला की सूरत हाल है, इस पर एक इंक्वायरी होनी चाहिए। ये एक फेलियर है इंसानियत का कि अगर आप इसको बर वक्त आप ये कहते हैं कि जी वहाँ पर लोग जो है नहीं निकले, तो ये क्या बात है? आप बाद में कश्तियों पर भी तो रेस्क्यू कर रहे हैं। यही काम आप इससे पहले ट्रैक्टर ट्रालियों पर भी तो कर सकते थे ना। लोगों को ज़बरदस्ती निकालते, आप रेस्क्यू करने की बजाय उनको इवैक्यूएट करते, वक्त से इवैक्यूएट करते, उनको बाहर निकालते, ज़बरदस्ती बाहर निकालते, और बाद में वो खुद 5-5 लाख रुपए दे के उन कश्तियों पे अपने ट्रैक्टर लाद के बाहर निकल रहे हैं। भाई उन्हीं ट्रैक्टर से, उन्हीं मोटर बाइक से, उन्हीं रेडियो से आपने जो है वो वहाँ से इनखला करना था, जो आप अपना सामान निकाल सके, अपने जानवर निकाल सके। आगे जो है जो अलीपुर की सूरत हाल है और सीतपुर, ये दोनों शहर है, अलीपुर और इनकी सूरत हाल जो है वो हम जानेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा, जहां हम सैलाब से बाकी नुकसानात की बात करते हैं, जो लोगों के मवेशी, घर, फसलें, ये तमाम नुकसानात हुए हैं। अब जो लोग खैमा बस्तियों में मुकीम हैं, वहाँ उन लोगों को जिन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, वहाँ पर एक जो अहम मसला है वो ये है कि उन्हें मेडिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पर गैस्ट्रो के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। वहाँ पर अभी जो एक उभरती हुई बीमारी है, आप समझ लें एक डिज़ीज़ है, वो ये है स्किन डिज़ीज़। स्किन की और जल्द की जो बीमारियां हैं वो फैलती जा रही हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है रात को मच्छर भी बहुत ज़्यादा होते हैं और वहाँ पर इंतज़ामात जो हैं वो इतने बेहतर नहीं है। एक जो है वो ख़ैमे में 2-2, 3-3 फैमिलीज़ रह रही हैं, तो आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गर्मी की शिद्दत भी है और फिर लोगों को जो है वो तपिश का सामना करना पड़ता है, रात को मच्छर और दिन में मक्खियाँ और सैनिटेशन के मामला। तो इन सारे मामला की वजह से जो है वो जल्द की बीमारियां भी जो हैं वो फैल रही हैं। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि सैलाब के पानी की वजह से जो ज़्यादातर बीमारियां फैल सकती हैं या लोगों को लग सकती हैं वो कौन सी हैं? देखिए, सैलाब के इलाके में कोई हाइजीनिक तो नहीं होता ना। जी बिल्कुल, हर चीज़ में इधर पानी भी है, मिट्टी भी है, कीचड़ भी है, ऊपर से आपका जो ना बारिश भी है, मच्छर भी हैं, कीड़े मकोड़े भी हैं।
ये सब सारे अवामिल जो है ना इकट्ठे हो जाते हैं। जी। अब इंसेक्ट बाइट बहुत कॉमन है, मच्छर भी काटते हैं, जो कीड़े मकोड़े ज़मीन से निकल रहे हैं वो भी काटते हैं, और जो आप खैमा बस्ती में बैठे हुए हैं वहाँ पे आप किसी को को प्रोटेक्शन तो कर नहीं सकते। बिल्कुल। तो पहली चीज़ जो आती है वो तो यही आती है कि इंसेक्ट बाइट्स जो है ना, चाहे वो मच्छर की सूरत में है या ज़मीनी कीड़े मकोड़े, सबसे ज़्यादा तो यही प्रॉब्लम होता है। और जब वो काटेंगे तो उस पर खारिश भी होगी, ज़ख़म भी होगा, तो ये प्रॉब्लम बढ़ता है। दूसरी चीज़ है इन्फेक्शन। ठीक है। हाइजीनिक एरिया तो है नहीं, कीचड़ है, उसमें से गंदगी आएगी, हर किस्म के जो है ना आलाइश वहाँ पे आ सकते हैं, जिस्म पे लगेगी, उसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे आ जाती है वो खारिश की बीमारी आती है, जिसमें स्केबीज सबसे कॉमन है। स्केबीज। स्केबीज वो अच्छा, भी स्केबीज तो डॉक्टर साहब ये सर्दियों से जो है वो फैला था, और जिनको हुआ है वो तो 6-6 महीने जो है वो पड़े रह गए हैं बेचारे। आप यकीन करेंगे, मुझे तकरीबन 35-40 साल हो गए हैं स्किन की प्रैक्टिस करते हुए, जी। और मैंने किसी भी सीज़न में स्केबीज के पेशेंट कम होते नहीं देखे इन 35 सालों में। अच्छा। हर दौर में, हर वक्त में स्केबीज के पेशेंट एक जैसे ही रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। अच्छा। तो ये स्केबीज जो है ये कोई आसानी से ख़त्म होने वाली बीमारी नहीं है, क्योंकि मसला इसमें ये देखिए ना है कि ये आसानी से ख़त्म नहीं आसानी होती। से देखिए ना, एक तो बात ये है कि ये एक से दूसरे को लगती है, अच्छा। दूसरे उन जगहों पे होती है जो अनहाइजीनिक है। हमारे मुल्क में ये दोनों चीज़ें कॉमन है। अनहाइजीनिक के एनवायरनमेंट जो है वो हर जगह पे है, और ओवर क्राउडिंग जो है वो बहुत सी जगहों पे है। बिल्कुल। ख़ास तौर पे जो हमारी जो पुअर कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे ओवर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है। एक ही घर में आपके 10-10, 20-20 बंदे रह रहे हैं एक ही कमरे के अंदर, तो उसकी वजह से होता है। और अनहाइजीनिक जो है वो भी पुअर कम्युनिटी में ज़्यादा है। फिर आपके जो हॉस्टल्स हैं, हमारे जो मदारिस हैं, जो मदरसे ख़ास तौर पे दीनी मदरसे हैं उनमें, और हॉस्टल में और जेल में, यहाँ पे तो हाइजीनिक कंडीशन होती ही नहीं है। तो इन जगहों पे जब एक बंदे को ये बीमारी लग जाती है, उसके बाद दूसरों को कम्युनिकेट करता रहता है, जिसको हाथ मिलाएगा उसको ट्रांसफ़र कर देगा, वो फैलती रहेगी। वो फिर फैलती जाती है। अच्छा, तो पानी की वजह से कौन सी बीमारियां फैल रही हैं? पानी में मौजूद जो जरासीम है वो किस तरह से वो तो यही उनकी आते हैं, जल्द देखिए को मुतासिर बैक्टीरियल कर सकते हैं? सबसे ज़्यादा कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक तो है। डॉक्टर साहब फंगल इन्फेक्शंस भी हो सकते फंगल हैं? इन्फेक्शन जो है ना वो पानी की वजह से नहीं होता, मॉइस्चर की वजह से होता है, जो ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी की वजह से हो ठीक सकता है। ठीक है ना। पाँव आपने बंद रखा हुआ है, बूट पहना हुआ है, सारा दिन आप बूट पहने रहते हैं, अब आपके बूट के अंदर पानी तो नहीं जा रहा, जी। अपना पसीना आ रहा है ना। 4-5 दिन आपने मुसलसल बूट पहने रखे, उतारने का वक्त नहीं मिलता, 5 दिन के बाद आपने देखा उंगलियों के दरमियान में जो है वो फंगस हो गया। वो मॉइस्चर की वजह से होता है, डायरेक्ट पानी की वजह से जो है वो फंगस नहीं होता। लेकिन यह कि वो जब वो पानी आ रहा है, सैलाब आ रहा है, तो हवा में तो मॉइस्चर बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसके साथ फंगस जो है वो भी बढ़ जाता है। सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ जो है ना वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है। पानी की वजह से भी बैक्टीरियल होगा, कीचड़ की वजह से भी बैक्टीरियल होगा, बाकी जो मॉइस्चर बनता है उसकी वजह से भी फंगल इन्फेक्शन होता है, और बाकी स्केबीज का प्रॉब्लम जो है ना ये भी सबसे ज़्यादा है। एक दफ़ा ये शुरू हो जाए फिर आसानी से ख़त्म नहीं होती। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर जिल्द पर, जैसे वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं इस वक्त खैमा बस्तियों में हैं, अगर जिल्द पर ख़ारिश हो जाए या छाले बन जाएं, तो इस सूरत में फ़ौरी तौर पर क्या इलाज मुमकिन है? फौरी तौर पे अपने तौर पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, सेल्फ मेडिकेशन नहीं कर कुछ भी सकते? नहीं कर सकते। आपको ख़ारिश हो रही है, आप सिर्फ खुजा सकते हैं ना, दवाई तो आपको खानी पड़ेगी, वो आपको डॉक्टर देगा, अपने तौर पे नहीं ले सकते। अच्छा। जो दवाई आपने लगानी वो भी डॉक्टर ने देनी, वो आप अपने तौर पे कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा उसको आप धो लेंगे, किस पानी से धोएंगे? पानी आपके इर्द गिर्द सारा सैलाब का पानी है, साफ़ पानी आपके पीने के लिए नहीं है, आप धोने के लिए कहाँ से धोने लाएंगे? के लिए कहाँ से लाएंगे? वैसे डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से कोई हमें कोई टोटके भी बता देना उस सैलाबी इलाकों में, आखिर इस सारी जो स्किन तो देखिए ना, डिजीज़ हैं इसे सैलाबी महफूज इलाके कर के रखने, अंदर आप कोई टोटका नहीं कर सकते। बस जैसे पानी इस्तेमाल कर रहे हैं नहाने के लिए तो उसमें कोई डिटोल डाल दें, या कोई ऐसा कोई नुस्खा बता दें ताकि जिससे महफूज रह सके। डिटॉल अगर आप तक पहुँचेगा तभी डालेंगे ना। चलें, अगर अवेलेबल अगर अवेलेबल है तो डिटॉल डाल लें, अच्छी बात है। पानी में डिटॉल डाल के उसके साथ नहा लें, ठीक। उससे कुछ मतलब कि वो जो है ना वो एंटीसेप्टिक हो जाएगा, कुछ बेहतरी हो जाएगी। ठीक है। नीम के पत्तों को भी इस्तेमाल करते हैं लोग मकामी तौर जी पर। बिल्कुल करते हैं, नीम के पत्ते में वो भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ये कि वो ज़्यादा बेहतर है कि नीम के पत्ते ऐसे डालने का कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप उनको उबाल के ना डालें। अच्छा, ये भी एक बड़ा प्रोसेस है।
उबाल के डालेंगे तो उसका कोई असर आएगा, ऐसे आप पत्थर डाल देंगे उसमें तो कुछ भी उसका नहीं तो होगा। कोई असर नहीं होगा। ठीक है, यानी हम ये भी टोटका हाँ, जो है वो आजमा नहाएं, सकते ज़्यादा हैं। से ज़्यादा कोशिश करें, ये भी कोई हो सकता है, इससे हाँ फर्क नहा, पड़ सकता देखिए मकसद ये है कि जिस्म को साफ रखना है, है। हम्म, तो नहाने से आप जिस्म साफ कर लिया। अब जिसके जिस्म पे फोड़े हो गए, जख्म हो गए, वो कैसे नहाएगा? जहाँ अच्छा, तक खारिश है वो तो अब नहा के कुछ न कुछ बेहतर कर लेगा। अब जिसके जख्म हो गए वो बेचारा ना हाथ धो सकता है ना नहा जी। सकता है, अच्छा, उसके लिए दवाई ज़रूरी है। एक्सेस अगर नहीं हो रही डॉक्टर तक, तो वो कोई ऐसी बुनियादी चीज़ें जिससे कम से कम उनको फौरी तौर पे रिलीफ मिल जाए, 5, 7, 10 दिन का डॉक्टर तक पहुँचने तक का। लेकिन ना वहाँ पे जो सैलाब के इलाके में घिरे हुए हैं, ऐसी जगह पे है, वहाँ पे आप उन्हें कोई चीज़ पहुँचाएंगे तो तभी होगा ना। वो अपने आप को सिर्फ साफ ही कर सकते हैं। धूप भी कोई हेल्पफुल हो सकती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा धूप में बैठें या ना कोशिश कोई हाँ, ज़रूरी नहीं है, धूप का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, धूप और ज़्यादा चुभन करेंगे, अच्छा, धूप मजीद इसको जो है वो चुभन करेंगे, चुभन खारिश कर वगैरह सकती में है। बहुत ज़्यादा चुभन करेंगे। ठीक है। अच्छा बुखारी साहब, मुझे ये बताइएगा कि सैलाब की वजह से जो हमारी फसलें हैं उनको किस हद तक नुकसान हुआ है? तकरीबन कितने एकड़ रकबा जो है वो इस वक्त पंजाब में अगर देखा जाए तो ज़री ज़मीन ज़्यादा है तो लोग काश्त करते हैं, तो किस हद तक नुकसान हो चुका है और फिर ये फसल जो है वो कब तक जो है वो काश्त के काबिल होगी? देखिए, पंजाब के 3 दरियाओं में सैलाब था और बड़ा शिद्दत से सैलाब था, चनाब, रावी और सतलुज। और अब ये आइंदा 2-4 दिन में ये सैलाब जो है पंजाब के इलाकों से निकल के सिंध के इलाकों में दाखिल हो जाएगा। पंजाब में बड़े पैमाने पर इसने तबाही फैलाई है। 5000 मवाज़ियात मौज़े जो हैं जिनमें यहाँ पर ये लोग कि मुकीम हैं। वो सारे दरिया इधर उधर से सब इकट्ठे हो जाते हैं ना, उनके दरमियान वाली जगह जो है वो सारी मुतासर मुतासर होती होती है। है। तो सिंध में जो है ना आपको सिर्फ ये एडवांटेज है कि वहाँ पे एक ही दरिया जा रहा है, जा उसकी साइडों से पानी उसकी निकलेगा, कैपेसिटी दूर भी तक। ज़्यादा है उस दरिया की कि उसके अंदर जो है वो बड़ा पानी समा हो जाता है। तो ये 5000 मवाज़ियात जो है वो तबाह हुए हैं। तबाह हुए। तो एक बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। कोई 65% जो है चावल की फसल ख़त्म हो गई है। 65%। हाँ जी। और इसी तरह आधी फसल तकरीबन जो है वो कपास की ख़त्म हो गई है। ये वो कपास इस वक्त वो सीज़न था जिसमें पिकिंग हो रही थी, जी, मतलब आप चुनाई कर रहे थे, चुनाई हो रही थी किसान ने जो कपास मेहनत की। की हुई थी तो वो उसका फ्रूट उसे मिलना था। तो इस वक्त ना हमारे 50 लाख लोग जो है वो बराह रास्त मुतासर हुए हैं। 50 लाख हाँ जी, बराह रास्त। लोग। वैसे तो इसका हुजम तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों तक पहुंच जाता है, लेकिन 50 लाख वो लोग हैं जो बराह रास्त मुतासर हुए हैं। इनमें से 25 लाख लोगों को गवर्नमेंट आदाद शुमार के पास, जिनके पास डाटा है, 25 लाख लोगों को इनखला किया गया है, इवैक्यूएट किया गया है। आप देखेंगे और वो जो 25 लाख नहीं हो सके इवैक्यूएट, वो ये होता है ना कि कहीं ऊंचे मकाम पर बैठ के नुकसान भी हुए हैं, ज़ाहिर जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है। अभी कुछ ये भी लोग तो हैं जो ज़ाती तौर पे जिनके रिश्तेदार थे वो अपने देखिए, रिश्तेदारों पानी के घर ऐसा चले नहीं गए। है कि हर जगह पर पानी ना आप ये कहें कि जी ये 20 फुट पानी आ जाएगा हर अच्छा। जगह पर। कहीं जो करीब हैं, नशेबी इलाके हैं, वहाँ 20 फुट भी हो सकता है, 12 फुट भी हो सकता है, 10 फुट भी हो सकता है और 1 फुट भी हो सकता है ना। आप ऐसी जगह पर बैठे जहाँ 1 फुट पानी आया है, तो 1 फुट पानी अगर वो 10 दिन खड़ा हो गया तो आपकी फसल तो तबाह कर गया वो, ठीक है ना जी, आपके मकानात को भी गिरा गया। ये अभी जो सबसे बड़ा मामला ये होता है कि जैसे ये धूप निकलेगी, पानी उतरेगा और धूप निकलेगी, तो ये कच्चे मकानात उस वक्त गिरना शुरू होते हैं। जो कुछ बच जाते हैं वो धूप उस वक्त निकलने गिर से जाते गिरना शुरू हो जाते हैं। और जो पक्के मकानात हैं, अब इन इलाकों में लोगों ने पक्के मकानात भी बना लिए हैं, तो वो जो है ज़मीन नीचे से बैठना शुरू हो जाती है। बैठना शुरू हो जाती है तो वो भी डैमेज हो जाते हैं, तो वो भी नहीं बुखारी बचते। साहब, आपसे ये भी जानेंगे कि फसलों की वजह से, क्योंकि हमारी तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा थी, तो इस हवाले से कि हमारे मुल्क की मईशत पे कितना असर पड़ा है, ये डिटेल्स भी आपको बताएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ गए। अच्छा बुखारी साहब, ये बताइएगा कि जो फसलों को नुकसान हुआ, हमारी ज़राअत को नुकसान हुआ, उसकी वजह से हमारे मुल्क की इकनॉमिकल सिचुएशन पे कितना असर पड़ा? ये पानी का सैलाब है, ठीक है ना, एक बड़ा सैलाब है जो इस वक्त हम भुगत रहे हैं। इससे आगे आने वाला जो सैलाब है वो आने वाला, हाँ, वो गुर्बत का सैलाब है, महंगाई का सैलाब है, बेरोज़गारी का अच्छा सैलाब वो है। तो हमें अभी इसके भी साथ नज़र आ रहा है। आप देखें, हम रोज़मर्रा की बुनियाद पर जब हम सब्जियों के और फलों के रेट जानते हैं तो वो उसमें आप देखें 5 से 10% जो है वो इजाफा हमें नज़र आता है।
कि सब्जियों और इससे कहीं फलों के ज़्यादा रेट्स? टमाटर 250 रुपये किलो पर पहुंच गए हैं। अच्छा, वो लोग कहते हैं टमाटर ना खाएं, टमाटर की मिसाल इसलिए दी जाती है, वो आसान है ना जी, अदरवाइज सारी सब्जियां जो है वो शदीद महंगी हो गई हैं। अभी आप ये देखें कि ये जो मौसम है, इसमें अगले महीने गंदम की काश्त होनी है, जी। ठीक है ना। आपकी ज़मीन फसल आप उस वक्त काश्त कर सकेंगे जब आप ज़मीन तैयार कर चुके होंगे, ज़मीन हमवार कर चुके होंगे। तो सब्ज़ियों की मौसम सरमा की सारी सब्ज़ियों की काश्त होनी है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो शदीद मुतासर होने का ख़दशा है। और अभी आप देखें कि गवर्नमेंट ने कहा है कि हम सैलाब ज़दगान को तनहा नहीं छोड़ेंगे, कि हर तरह से मदद की जाएगी, इनकी सपोर्ट की जाएगी। अच्छा, वो सपोर्ट हमारे पास तो इजाफी पैसे नहीं होते ना, पैसे तो है नहीं। लेकिन पैसे तो हमें ये इमदाद सूरत तो हाल है बड़ी कि अगर हमने 1 महीने का रिलीफ देना है, वज़ीर आज़म ने कहा है कि 1 महीने का रिलीफ दिया जाए बिजली के बिलों में, अच्छा। ठीक है। उसके लिए IMF से बात करनी है, IMF से इजाज़त लेनी है, और यही वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि IMF से बात की जाए ताकि हम लोगों को 1 महीने का रिलीफ दे सकें। हमारी मुआशी सूरत हाल तो ये है ना, ये तो यहाँ स्टैंड फैक्ट्स कर रहे है हैं ना। हम इकोनॉमिकली। तो हमने अगर अपने थोड़े लोगों को रिलीफ देना है तो उसके लिए हमने IMF से इजाज़त लेनी है, तो पैसे तो हमारे पास है नहीं। अब फैसला क्या हो रहा है? फैसला ये हो रहा है कि जो साल की हमने डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर रखे थे, जिससे कुछ सड़कें बननी थी, कहीं कोई मुरम्मत शुरम्मत होनी थी, तो वो सारे पैसे अब उठा के सैलाब सैलाब ज़दगान ज़दगान को पर दिए। लगाए जाएँ। अच्छा, एक तो ये हो गया कि वो डेवलपमेंट का जो मामला है वो बड़ा जी। मुतासर होगा और हम सैलाब ज़दगान की सपोर्ट करेंगे। अच्छा, नंबर एक, डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी हद तक मुतासर भी तो हुई है ना सैलाब की वजह से। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और फिर जब हम बजट जो हमने थोड़ा बहुत लगाया भी, मुख्तस किया था कि हम डेवलपमेंट पे लगा देंगे, अब वो भी चला वो गया। भी इधर चला जाएगा। अच्छा। नंबर एक। नंबर दो ये है कि हमारी जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होगी। मतलब हमें जो ये जो सैलाब से शदीद मुतासरा अज़ला हैं, इनमें हमें आबियाना और मालिया ये माफ़ करना पड़ेगा अगर हम उनको वहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं और उनको जो है आफत ज़दा करार देते हैं, तो वहाँ पर टैक्सेस हमें माफ़ करने पड़ेंगे, तो वो हमें जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो शदीद मुतासर हो जाएगी। फिर दूसरा जो कारोबारी मामलात हैं उसमें भी आपके पास पैसे होते हैं तो आप कुछ ख़रीदते हैं ना, जब पैसे जेब में नहीं होंगे तो ख़रीदो फरोख्त का अमल भी जो है वो कम हो जाता है, तो टैक्स कलेक्शन जो है वो भी शदीद मुतासर होने का ख़दशा है। अच्छा, ये मैं मायूसी नहीं फैला रहा, मतलब ये नहीं है कि इससे मुराद ये है कि लोग मायूस हो जाए। आगे बात करें, ये मायूसी नहीं है, ये हक़ाइक़ है। जा अब इन हक़ाइक़ को हमें फेस करना पड़ेगा। जा तो अगर हम देखें ना, अगर हमने हर 5, 7, 10 साल बाद इसी तरह का एक सैलाब भुगतना है और फिर 10 साल जो है खड़े होने पे लगाने हैं, फिर खड़े होकर फिर हमने डूब जाना है, तो ये इससे बेहतर है कि हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये बड़ा अच्छा हुआ। एक इसमें मस्बत बात ये भी है कि वज़ीर आज़म ने माहौलियाती और ज़रई एमरजेंसी लगाने का ऐलान किया जी, ठीक है ना। तो ये बड़ा डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट है और इससे जो है हमें अब जो हम लेथार्जिक हो गए थे चीज़ों में, मुझे लगता है कि अब उसमें काफ़ी तेज़ी आ जाएगी, ख़ास तौर पे क्लाइमेटिक चेंजेस को निपटने के लिए। देखिए ना, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे ग्लेशियर अब तेज़ी से पिघलेंगे, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बारिशें जो है वो एतदाल के साथ नहीं होंगी। रिसर्च के मुताबिक मुल्तान और इसके गिरदोनवा के जो इलाके हैं वहाँ पर टेम्परेचर जो है आइंदा आने वाले 2 सालों में आप कह लें कि 60 डिग्रीज तक जाएगा। नहीं, खैर इतना भी ना डराएं लोगों को। नहीं, वाकई ये मैंने रिसर्च पढ़ी, आने वाले सालों की बात कर रही हूँ। आने वाले सालों में ये है कि टेम्परेचर देखें, एक तो ये है कि अब भी हमें कुछ अंदाज़ा नहीं हो पा रहा कि सर्दियां हैं, गर्मियां हैं, क्या सूरत हाल है। अब यहाँ के जो लोग थे, मकामी लोग, वो 22 भादों को जो है जब आती थी तो टर्निंग पॉइंट समझते हाँ, हैं कि वो आज उसमें ये ना गर्मी से सर्दी में कन्वर्ट हो रहा है। एक तारा तलू होता है, ठीक है। ये तकरीबन 6 सितंबर की डेट बनती है, तो उसको वो ये समझते हैं कि अब इस यहाँ पर मौसम तब्दील हो रहा है और मौसम सरमा का आगाज़ हो गया 22 भादों से ना। अच्छा, ये पैटर्न थे जो हमने बनाए हुए थे ना मकामी लोगों ने अपनी समझ बूझ के हिसाब से, तो वो उसमें ना ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अच्छा, गर्मियों और सर्दियों का पैटर्न हमने खुद बनाया हुआ था, बाहर का पैटर्न बनाया हुआ था, वो हमारे जो अपने पैटर्न थे जो हमने सोचे हुए थे वो सारे तहस नहस हो गए। अब हमारी अब तो हमें मौसम बाहर भी देखने को नहीं मिलता। हाँ, वो स्किप हो गया ना, वो तो मिस हो गया। तो यही सूरत हाल हो रही है अभी भी। आप अगर क्लाइमेटिक चेंजेस को स्टडी करें या उनके एक्सपर्ट से पूछें कि क्या होने जा रहा है, तो उन्हें नहीं पता कि क्या होने जा रहा है। और यही क्लाइमेटिक चेंजेस हैं कि हमें पता नहीं है कि क्या होने जा रहा है। लेकिन ये है कि खुशखबरी की बात ये है कि हम मुल्तान में एक बड़ा मौसमियाती रडार लगा रहे हैं अर्बन पैके प्रोजेक्ट से ना। हाँ, ये शायद लोगों के लिए और ये कब तक मुतवक्किल? इस पर बड़े तेज़ी से काम हो रहा है और नवापुर के इलाके में जो है ये बड़ा रडार लग रहा है जो हमें रियल टाइम जो है वो
मौसम देगा, तो ठीक उससे है। जो है लोगों को अच्छा, काफ़ी पहले फायदा लोगों मिला। का ये भी गिला होता था ना कि मुल्तान शहर से जो हमें मौसम की अपडेट्स आती हैं वैसा मौसम रहता नहीं है अपडेट्स के मुताबिक। चलो खासी पे कॉलर हमारे साथ लाइन पे कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कराची से याहिया बात कर रहा हूँ। अच्छा आपके मेहमानों को सलाम हो। और जी, रूही मैं जरूर देखता हूँ इसलिए कि ये आम मसाइल की तरफ बहुत निशानदेही करता है टीवी, और बहुत शुक्रिया। आपकी वर्किंग बहुत अच्छी है। मेरा देखिए कंसर्न ये है कि सैलाब के बाइस जो भी कुछ हो रहा है वो तो जी हम देख ही रहे हैं, हमेशा से देखते रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम कुछ सबक नहीं सीखते। जी इतने बड़े बड़े इदारे बना दिए गए हैं, लेकिन जो जब सैलाब आता है हम उस वक्त तो सारी चीजें करने के लिए दौड़ रहे होते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी खास तैयारी नहीं होती। इसलिए कि देखें सबसे बड़ी बात ये कि जो जहां बस्तियां बसाई जा रही हैं, अगर वो रास्ते में है, दरिया के रास्ते में, ऐसे रास्ते में है जहां खतरा है, तो वहां तो आबादी होनी ही नहीं चाहिए। हमने सोसाइटीज बना ली, हमने पता नहीं क्या क्या बना दिया, जी पैसे लेके सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमने नहीं देखे जो हम भुगत रहे हैं। दूसरी बात, जो क्लाइमेट चेंज की बात ना मेरी बहन, क्लाइमेट चेंज पे दुनिया भर में बहुत बड़े पैमाने काम हो रहा है और प्रैक्टिकली काम हो रहा है। उसके लॉज बनाए जा रहे हैं, बायलॉज बनाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, लॉज बायलॉज नहीं बनाए जा रहे, बिल्डिंग कंट्रोल वाले लॉज नहीं बना रहे। तो मेरा सवाल यही है कि जब तक हम इन चीजों को एड्रेस नहीं करें, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब आपके पास सैलाब आता है तो आपके पास रेलिवेंट इक्विपमेंट होने चाहिए जो आप रेस्क्यू के लिए यूज करते हैं, वो हमारे पास नहीं है। इस सिलसिले में क्या काम हो रहा है और इसके बारे में क्या सोचे, मैं ये जानना चाहता हूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ख्वाहिश साहब, इसका जवाब तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें दे सकते हैं। डॉक्टर साहब भी अच्छे तरीके से दे सकते हैं, कोई मसला नहीं डॉक्टर साहब है। लेकिन ये है कि लेकिन देखिए बात तो आपका इतनी- इस फील्ड से जितना गहरा ताल्लुक है तो आपको चीज़ों की गहराई का और फैक्ट्स का बहुत पता है। बात वही पे आ जाती है ना कि आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये होगा, पानी वहाँ से आ रहा है, फलां जगह तक पहुँचेगा, जब फलां जगह पे अभी पहुँचा नहीं लेकिन पहुँच जाएगा, तो उसके पहुँचने से पहले आपने उसके बारे में क्या सोचा है कि वहाँ पे आपने क्या करना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक सवाल जो है ना अमूमी तौर पर हमारे लोग ये करते हैं कि भाई हमारे पास फ़ौज एक बड़ा वेल इक्विप्ड इदारा है ना, बिल्कुल। कि उनके पास वसाइल भी हैं, अफरादी क़ुव्वत भी है, इक्विपमेंट भी है, इक्विपमेंट अच्छा भी हैं, ठीक है ना। तो ये अक्सर ये कहते रहते हैं लोग जो है ना, जो मैं आम लोगों की गुफ्तगू सुनता हूँ, वो कहते हैं कि ये बंदे डूब रहे थे तो बर वक्त फ़ौज को बुला लेना चाहिए था। जी। अगर हमारे पास आप कैपेसिटी अगर नहीं आम है, आवाम से बात कैपेसिटी करें नहीं तो है, उनका ये ठीक है सवाल ना? है। अच्छा, इवैक्यूएट अगर आपसे नहीं हो रहे तो आप बर वक्त फ़ौज को बुला जी। रहे हैं। आप ये क्यों पहले लेके जाते हैं, मामला जो है वो इतने ख़राब कर लेते हैं, और फिर जब हाथ से मामला निकल जाते हैं फिर आप कहते हैं कि जी फ़ौज। हर डिप्टी कमिश्नर को ये अख्तियार दिया गया है कि वो फ़ौज को बुला सकता है अपने अच्छा। ज़िले में मदद के लिए ना। तो ये एक तो ये है कि जो रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं उन्हें हमें बर वक्त इस्तेमाल करना चाहिए, बजाय इसके कि डिज़ास्टर जो है उससे हम मुतासर हो जाएं, तो बर वक्त इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा ये है कि ये बात डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक की कि हमें जो सही फ़ैसला वो होता है जो वक्त पे लिया जाए। कहते हैं ना कि राइट डिसीजन एट द रॉन्ग टाइम हाँ, इज अ रॉन्ग रॉन्ग डिसीजन। तो एक तो हमें ये जो फ्लड आया है, हमें देखें 8 लाख क्यूसेक, 8.5 लाख क्यूसेक, 9 लाख क्यूसेक पानी चराब में आ गया है, तो एंटर हुआ है, तो इन इलाकों में पहुंचते हुए हमें 10, 12, 15 दिन का टाइम मिला ना, ठीक है ना। और ये बड़ा वाज़ेह था ये पानी इधर आ रहा है, या सतलुज में पानी आया, रावी में पानी आया, तो हमारे ज़ेरी इलाके तो मुतासर इतने नहीं होने चाहिए थे, वहाँ तो नहीं हमें होने लोगों को चाहिए थे। इवैक्यूएट हो जाना चाहिए था, जो हमने नहीं कर सके, जो हमारी नाकामी है, फेलियर है। दूसरा ये है कि हम कैंप हमने जो बनाए हैं वो इनसफिशेंट थे इन लोगों को कैटर करने के लिए। तीसरा ये है कि यहाँ के लोगों के लिए कि ये सैलाब से ना हमेशा निपटना जानते हैं, ये भी एक बड़ी खूबी है हमारे जो सैलाबी इलाकों के लोग हैं, और उन्हें पता होता है कि किस तरह खड़ा होना है दोबारा, और किस तरह अपनी भाली की तरफ ले जाना है। मेहनत अपने आप। करने वाले लोग हैं ना। मेहनत करने वाले लोग हैं, और फिर मायूस नहीं होते। वो यहाँ पर ख्वाजा गुलाम फरीद ने जो इस सारे खिते में अपनी जो काफ़ियाँ और अपना कलाम पेश किया, उसमें ये था कि लोगों को होप दिलाई है। और यहाँ पर जो है ना, जो बबूल है, जो रेत है, जो दरिया हैं, उसमें भी फैसिनेशन पैदा कर दी है, और लोगों को कहा है कि आप मायूस ना हो, इसी में से रास्ता निकलेगा। और हमेशा सैलाब भी आते रहे, हमने रास्ता भी निकाला है। उनका वो जो मशहूर अशार हैं, खुश थी फरीदा शादवल, मुझा गुना कर यादवल, ये झोंका थी सिन आबादवल, ये मैं नवासी हिक बने। मतलब मुराद ये है कि ये मैं का मैंने नए का जिक्र किया, नए से मुराद यही दरिया है कि ये जो दरिया है ये एक किनारे की तरफ नहीं बहते, इनका कटाव बदलता रहता है, इधर ज़मीनें काट जाते हैं तो पीछे छोड़ जाते हैं, तो ये अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। तो आपके पास जो है एक मौका है, सबसे अहम मौका ये है
कि जैसे ही पानी उतरता है आप अपनी ठीक। ज़मीन को हमवार करें। और गंदम की बिजाई का सीज़न है, गंदम अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं काश्त कर सकते तो छटा कर दें। छटा ये होता है कि बीज ठीक ऐसे ही है, फेंक दें। इस हवाले से हम आपसे जानेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि ख़वातीन और बच्चों में जो स्किन डिजीज़ होते हैं उनके फैलने का ज़्यादा खदशा क्यों होता है? बच्चों में तो इसलिए होता है कि बच्चों के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होता। बच्चे नाजुक होते हैं, जितने छोटे बच्चे हैं उतने ज़्यादा नाजुक हैं, उसकी वजह से उनमें ये प्रॉब्लम बढ़ते हैं। अब मैं आप सिंपल सी बात करता हूँ, खारिश की एक बीमारी जिसे स्केबीज़ कह रहे हैं, जी। एक जरासीम की वजह से हो रही है। बड़ों में जहाँ पे खारिश हो रही है वहाँ पे जरासीम मौजूद है, आपने खुजाया, आपके नाखून के साथ में आके वो जरासीम मर गया। उस साइज़ का होता है कि आप लेंस के साथ देख सकते हैं, वो मर गया, कुछ कंट्रोल हो गया। बच्चा नहीं खुजा सकता। अच्छा, बच्चा कैसे, छोटा बच्चा कैसे खुजाएगा? उसके चेहरे पर है, कमर पर है, बच्चा नहीं खुजा सकता, उसके अंदर बीमारी बढ़ेगी। सिंपल सी बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, यानी खुजाने से जो है वो जरासीम मर भी जाते हैं? नहीं, मैं स्केबीज़ की बात कर रहा हूँ। स्केबीज़? स्केबीज़ का जो माइट होता है ना, वो इतना बड़ा होता है कि आप एक जो हैंड लेंस है ना, उसके साथ आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, वैसे आपको नेकेड आई से नज़र नहीं आएगा। लेंस के साथ आप उसको देख सकते हैं। वो स्किन के ऊपर जो ये होता है, स्किन के नीचे है, लेकिन करीब करीब होता है, उससे आपको वो नज़र आ सकता है। थोड़ा सा हटा कर उसको आप यानी कि वो उसका इतना बड़ा साइज़ होता है कि वो लेंस की मदद से आप गौर से देखना लेंस के साथ, तो वो आपको महसूस हो जाएगा कि यहाँ पे वो माइट मौजूद है। इस वक्त ये नहीं कि इतना बड़ा नज़र आ जाएगा। अच्छा, तो वो तो खुजा, सिंपल सी बात है ना, वो खारिश हुई, खुजाया, वो उसके अज़द में आया तो मर गया। छोटा बच्चा तो नहीं खुजा सकता, बिल्कुल। तो उसमें वो बीमारी ज़्यादा तेज़ी से फैलेगी। ख़वातीन में भी ये है कि उनकी मसरूफियात, कुछ उनकी हाइजीनिक कंडीशन, उसमें भी, और वैसे भी ख़वातीन जो है मर्दों की निस्बत नाजुक होती हैं, तो उनके अंदर भी ये इस किस्म के मसाइल जो है वो यानी मर्दों के अंदर इम्यून सिस्टम जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपैरेटिवली बेहतर होता है। अच्छा, जो सैलाब के दौरान जितने भी ये आपने भी इन्फेक्शंस बताए कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और मज़ीद जो है वो जल्द की बीमारियां हो सकती हैं, तो इनसे बचाव की कोई एहतियाती तदाबीर हमें बता दें कि कैसे बचा जा सकता है इनसे? बात है कि सैलाब के हालात में तो आप उनसे नहीं बच सकते। ये होगा सैलाब नहीं है, बाकी जगहों पे जाओगे, आप एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, उसमें आप उसे बचाव कर सकते हैं कि ज़्यादा क्राउडिंग ना करें, एक जगह पे ज़्यादा बंदे इकट्ठे ना हों, जहाँ पे रह रहे हों उसको आप हाइजीनिकली क्लीन करें, वहाँ पे स्प्रे करें, सफाई का बंदोबस्त करें, अपने कपड़े वगैरह जो हैं उनको धोने का बंदोबस्त करें, धूप लगवाएं उनको, अंदर बाहर से इस्त्री करें। तो इस किस्म की चीज़ें जो है ना, अपनी हाइजीन का ख्याल करें, बच्चों की, दूसरों को हाइजीन का ख्याल करें, गैर जो ज़रूरी जो है वो मेल मिलाप ना करें। वो बाकी आम दिनों में तो हो सकता है, सैलाब के दिनों में जहाँ पे एक पूरी फैमिली एक खैमे में आई हुई है, 10 मरले में रहने वाले लोग जो हैं वो 6 फुट के खैमे में बैठे हुए हैं, तो वो वहाँ पे क्या एहतियाती तदाबीर करेंगे? बिल्कुल ऐसे, या फिर खैमों की सद तक कमी होती है कि डॉक्टर साहब खाने पीने के मामलात भी ऐसे हैं जो आपकी स्किन को बचा सकते हैं या मुतासिर कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है, खाने पीने से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, सिर्फ दवाइयाँ ही इनको ठीक कर सकती हैं? खाने पीने का ताल्लुक उनमें है जहाँ पे कोई शख्स किसी चीज़ से एलर्जिक है। फ़र्क नहीं, मुझे चावल से एलर्जी है तो मैं चावल खाऊंगा तबीयत ख़राब होगी, आपको एक गोश्त से एलर्जी है तो वो गोश्त वो आपको छोड़ना, वो एक नॉर्मल लाइफ में है। वो खाने पीने का ताल्लुक एलर्जिक रिएक्शन से होता है, इन्फेक्शन से नहीं होता। ठीक है। ये समटाइम ये होता है ना कि अगर आप सर्दियों में हैं तो आप कोई जो खाना गर्म नहीं कर सके, ठंडा खाना खा रहे हैं, या दूध जो है उबाल नहीं सके, कच्चा दूध पी रहे हैं, इसके असरात भी मुरतब होते हैं। अब सैलाब के इलाकों में तो ये कैफियत होगी ना। नहीं, इसमें यह है कि वो आपको जनरली जो है पूरे बॉडी की डिजीज़ हो सकती है, पर्टिकुलरली स्किन की डिजीज़ नहीं होती। वैसी चीज़ आप खाएंगे आपका पेट खराब होगा, आपका इन्फेक्शन होगा, गैस्ट्रो के मसाइल हो सकते हैं, वो मसाइल हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा बुखारी साहब, मुझे बताइएगा कि मौसम सरमा की आइंदा आने वाली कौन सी फसलें हैं जो मुतासिर होंगी इस सैलाब की वजह से? सबसे इम्पॉर्टेंट तो गंदम है ना जी। गंदम हमने, ये रबी की फसलें होती हैं जिन्हें हमने काश्त करना होता है, तो गंदम बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हमने गंदम काश्त करनी है। तेलदार अजनास हैं जिनको हमने काश्त करना है,
वो सारी उनकी काश जो है वो सर पर खड़ी हुई है। फिर सब्जियां हैं मौसम सरमा की, जिसमें गोभी है, आलू है, पालक है, मेथी है, ये सारी मौसम सरमा सारी की मुतासिर होंगी। शलजम है, मूली है, ये गाजर है, ये सारी सरमा की जो है वो सब्जियां हैं, इनको हमने काश्त करना है। अब ये काश्त करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास ज़मीन जो है वो अवेलेबल हो, बर वक्त अवेलेबल हो। अच्छा, इसमें ना दोनों पहलू हैं। एक तो मैं जैसे अभी ये कह रहा था कि ज़ाहिर है सैलाब ने मुतासर किया हमारे इलाकों को, लेकिन यहाँ पर वो भल भी छोड़ जाता है, मट्टी भी छोड़ जाता है, जी। ताज़ा मट्टी छोड़ जाता है। तो दो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि अक्सर जो है ज़मीन की जो फर्टिलिटी है, ज़रखेज़ी है, उसमें इजाफा हो जाता है। अच्छा। आपकी ज़मीन की पीएच जो है, हमारी ज़मीनों में पीएच जो है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से ज़मीनों की ज़रखेज़ी कम हो रही है। तो ये पीएच भी कम होती है और ज़रखेज़ी में इजाफा हो जाता है। तो अगर आप फिर ज़मीन को अच्छे अंदाज से हमवार कर लेते हैं और फसल के लिए तैयार कर लेते हैं तो फ़ायदेमंद हो सकती है। ठीक नंबर है। 2 ये है कि जो अंडरग्राउंड वाटर है, ज़मीन के ज़ेरे ज़मीन पानी है, उसकी सतह जो है वो बहुत नीचे चली गई है। तो जब ये सैलाब आता है तो ये पानी क्योंकि रुकता है तो ये इससे फ़र्क पड़ता है कि ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह जो है वो ठीक है। थोड़ी सी ऊपर आ अच्छा, जाती है। जहाँ हमने इतनी बातें कर ली कि ये भी हो सकता है, ये भी हो जाएगा, आवाम जो है वो ये भी जानना चाहती है कि उम्मीद की कहीं ना कहीं से कोई किरण क्या बाकी है? सैलाब हमारे लिए नया नहीं है, हम तो हर 10 साल बाद इस किस्म का एक सैलाब भुगतते हैं। तो उम्मीद की किरण तो यही है कि हमारे जो अपने लोग हैं वो बड़े हिम्मत वाले लोग हैं। अभी भी हमने जिन इलाकों में जाके विज़िट किया और उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने एक ही बात की कि हमें अपने घरों में वापस भेज दें, हम खुद ही सारा कुछ कर लेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे हमें यहाँ नहीं रास्ते रहना। बहाल कर दें। ज़ाहिर है आप सड़क पर पड़े हुए हैं ना, वो कहते हैं कि रास्ते बहाल कर लें, हम अपने घरों को फिर तामीर कर लेंगे, अपनी ज़मीनों को फिर आबाद कर लेंगे। तो बड़ी हिम्मत वाले लोग हैं और इन सारी जो डिज़ास्टर्स हैं उनसे ठीक निपटना है। जानते हैं और ज़हनी तौर पे ये भी तैयार होते हैं कि हमारी रियासत और हुकूमत ने कुछ नहीं करना। हमें कुछ नहीं देना। ठीक है ना, तो वो अच्छा, अब ये तो खैर इसमें तो हुकूमत अच्छा पैकेज का भी कोई प्लान कर रही है और अच्छा पैकेज ऐलान करेगी, जिसमें जो जिन लोगों के घर गिर Hopefully। गए हैं। अच्छा, फिर उसमें उम्मीद ये भी की जाए कि वो बर वक्त सबको मिल भी जाए, क्योंकि हमारे यहाँ हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा अलमिया है कि लोग जो है वो अगर किसी एक सरबराह को कहा जाता है जी आप फ़लाँ लोगों तक ये इतनी अमाउंट पहुंचा दें, तो वो आधे तो वो खुद ही खा जाते हैं। अब आधे हमारे लोगों पास तक डाटा पहुंचते है, हैं। नादरा का डाटा जो है बड़ा इफेक्टिव हो गया है। तो ये उम्मीद है कि जो लोग मुतासर हुए हैं उन तक ये इमदाद पहुंचेगी और इमदाद पहुंचती है, जिनको सपोर्ट गवर्नमेंट की पहुंचती है, तो वो अपने आप को दोबारा जो है वो खड़ा कर लेंगे और तवक्को है कि वो दोबारा जो है इंशाअल्लाह। ज़िंदगी की तरफ लौट आएंगे, जल्दी ठीक लौट है आएंगे। जी, थैंक यू वेरी मच बुखारी साहब फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग अस। एक शॉर्ट ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और जी हमारे साथ हमारे नए मेहमान मौजूद हैं। इस वक्त चूँकि मुल्क में सैलाबी सूरत हाल जो है वो बहुत शदीद और संगीन है, तो हमारे मौजू भी जो हैं वो सैलाब से मिलते जुलते होते हैं कि हम जो है वो उन्हीं मौज़ूआत पर आपको अपडेट्स देते रहें जो कि इस वक्त मुल्क में सिचुएशन चल रही है। इस वक्त हमारे मुल्क की कौम जो है जिन हालात से गुज़र रही है, जिन हालात से दो चार है, हमने उनकी अपडेट्स जो है वो आप तक पहुंचानी है। तो इसी हवाले से आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद इकबाल साहब जो कि सोशल वर्कर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं सर आप? आई एम वेल। अच्छा, इस वक्त जो है एक तो हुकूमत पर जो है वो लोगों की उम्मीद की नज़रें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, हुकूमत से बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, इस वक्त लोग देख रहे हैं। तो दूसरे जानिब अगर देखा जाए तो सोशल वर्कर्स जो हैं वो उनसे उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। सैलाब मुतासरीन की अगर बात कर लें, आम आवाम की बात कर लें, उन सब की, क्योंकि इस वक्त फील्ड में जो है वो या तो हुकूमत काम कर रही है या फिर जो सोशल वर्कर्स हैं वो बड़ा मुतहरिक होकर काम कर रहे हैं। तो मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो सैलाब ज़दगान हैं, सैलाब के जो मुतासरा इलाके हैं, वहाँ पर लोगों के मसाइल क्या क्या हैं? हाँ, पहले तो बहुत शुक्रिया रोही तवज्जो दे रहा है इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट अमर पे। ये इंसानी बहरान जो है ये डेफिनेटली एक मिक्स नेचर का ये डिज़ास्टर है, कम्प्लेक्स एक सिचुएशन है। मशरकी साइड से जो फ्लक्स आया है पानी का तमाम दरियाओं में, ये अपनी नेचर का हिस्टोरिकली देखें तो एक बहुत बड़ा डिफरेंट किस्म का डिज़ास्टर है।
और इस लिहाज से जो कैपेसिटीज़ हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है, सिविल सोसाइटी है, डेवलपमेंट सेक्टर है, उनकी कैपेसिटीज़ भी टेस्ट हो रही हैं। जी। जितने इदारे भी काम कर रहे हैं, मैंने देखा है ऊपर से लेकर सियालकोट, गुजरांवाला, वहाँ से मैंने पानी को भी आते देखा है अपनी आँखों से। और मैं देख रहा था कि लोग किस तरह जानें बचा रहे हैं लोगों की, सिविल सोसाइटी, फिलंथ्रापिस्ट, गवर्नमेंट, रेस्क्यू 1122, पीडीएमए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। फिर हम जब आगे आए हैं तो जैसे पानी को डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने या अथॉरिटीज़ ने चनियोट से झंग में जिस तरह मैनेज किया है दरियाई सैलाब को, अगर वो प्रॉपर मैनेज ना करते तो ये हादसात और ज़्यादा बढ़ जाते। लेकिन मुझे लगता है जो डिज़ास्टर अभी भी हो रहा है ये शायद हम सोचकर नहीं बैठे थे कि इतना बड़ा डिज़ास्टर हो जाएगा, क्योंकि आप देखें जलालपुर पीरवाला की अगर हम बात करें, शुजाबाद की बात करें, तो ये इलाका इस वक्त जितने डूबे हुए हैं और यहाँ पर जो लोगों की सूरत हाल है वो देख नहीं सकता। हाँ, डेफिनेटली ये जब फ्लक्स यहाँ पे इकट्ठा हुआ है ना पानी का, जैसे मैं बता रहा था चनाब, फिर रावी शामिल हुआ है और सतलुज शामिल हुआ है, तो पांचनद का जो मकाम है यहाँ पे जब सारे दरिया शामिल हुए हैं और पानी आपस में मैच हुआ है तो ये प्रेशर ज़्यादा बिल्ड हुआ है जो बंदों की कैपेसिटी से ज़्यादा था। प्रेशर बहुत ज़्यादा था पानी का। हाँ, इन टर्म्स ऑफ क्यूसिक भी और इवन जो स्पीड है पानी की उसका भी बड़ा असर पड़ा है। तो जलालपुर पीरवाला की अगर हम बात करें और अलीपुर की, ये बहुत ज़्यादा हिट हुआ है। और अभी भी मैं अप्रिशिएट करूँगा इंतज़ामिया को और अपनी पाक फ़ौज को भी इस लिहाज से कि हम खुद देख रहे थे कि किस तरह जलालपुर पीरवाला को बचाया गया है। लेकिन ये बचाना तो ना हुआ ना कि जब वो डूब गया तो आप फिर लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं जहाँ पे लोगों की जानें भी जा रही हैं, लोग मर भी रहे हैं। बचाना तो वो था ना कि जब वक्त से पहले जो था वो पहुँचते। हाँ, और इस हवाले से हम अगर बात करें तो ये एक पॉइंट है जिसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स और प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और इसी तरह नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, अगर हम सिस्टम देखें डिज़ास्टर मैनेजमेंट का तो उसके मुताबिक ये है कि ज़िले में प्लान्स मौजूद होंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के। तो मुल्तान का प्लान मौजूद है, मुजफ्फरगढ़ का प्लान मौजूद है, उसके तहत जो कैपेसिटी थी वो मेरा ख्याल है डिप्लाई हुई है। लेकिन पानी इतना ज़्यादा था जो जिसकी कंटीजेंसी जो हमारा प्लान था उससे पानी ज़्यादा है। ठीक है, इस वजह से ये लॉसेस ज़्यादा हुए हैं। ठीक है जावेद साहब, हमारे साथ जो है वो इस वक्त रज़ा मलिक साहब हमारे ब्यूरो चीफ हैं रूही टीवी बहावलपुर के, मौजूद हैं लाइव कॉल पर। उनसे अपडेट्स जानते हैं क्योंकि लोग हमें कहते हैं जी आप मुल्तान से अपडेट दे रहे हैं तो बहावलपुर से अपडेट दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अली आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। रज़ा साहब मुझे बताइएगा कि बहावलपुर के क्या हालात हैं, दरियाए सतलुज में पानी की सतह कहाँ तक पहुँच चुकी है और क्या पानी, हमें सुनने में ये आ रहा है कि पानी की सतह में इजाफा हो रहा है, तो क्या हालात हैं लोगों के भी और रेस्क्यू ऑपरेशंस के हवाले से भी बताइएगा। जी देखें, इसमें 3-4 चीज़ें हैं लीजिए। एक तो जो पानी की सतह है वो बहावलपुर, क्योंकि बहावलपुर में जब आपने पानी की पैमाइश लेनी होती है तो द ओनली सोर्स इज द एम्प्रेस ब्रिज गेज। जो एम्प्रेस ब्रिज पे जो गेज लगी हुई है आप वहीं से मापते हैं कि इस वक्त बहावलपुर में किस कदर पानी है। या दूसरा जो जरिया है वो मेल्सी साइफन से जो पानी आ रहा है तो आप उसको देखते हैं कि मेल्सी साइफन से इस वक्त पानी का अखराज कितना है। तो इस वक्त जो है पानी का जो ट्रेंड है वो यकीनी तौर पर डाउनफॉल पे है, लेकिन ये लास्ट पानी का जो आखिरी रेला है उसका आप ये समझें कि उसकी दुम गुजर रही है अब, और ये इंशाल्लाह ताला अगले 24 घंटों में जो है वो सूरत हाल हौसला अफजा तौर पर बेहतर हो जाएगी। इस वक्त जो है वो 13.4 है जो गेज है एम्प्रेस ब्रिज पे, और लगभग 1,10,000 क्यूसेक का जो सैलाबी रेला है इस वक्त वो गुजर रहा है। पैनत पे भी जो है वो एक अच्छी खबर ये सुनने को मिली है कि यहाँ जो पानी का बहाव है उसमें नुमाया कमी आई है। पिछले 12 घंटों में 6,80,000 से 5,75,000 क्यूसेक का पानी जो है वो यहाँ से गुजर रहा है। तो जैसे ये पानी 4-4:15 तक पहुंचेगा, उम्मीद है कि शाम तक ये पानी और भी गिर जाएगा। तो जैसे ये पानी 4-4:15 की रेंज में आएगा तो सतलुज के पानी को जो है जो एक रुकावट का सामना है इस हाई फ्लड में चुनाव के पानी की वजह से, तो वो जब थोड़ा सा पानी की सतह कम होगी तो फिर जो सतलुज का पानी है वो तेजी से जो है वो पंगत से गुजरेगा और जो स्पीड है वो तेज हो जाएगी, और यकीनी तौर पे जो उसका इम्पैक्ट है वो बहावलपुर में भी आएगा। इस वक्त हासिलपुर में जो है वहाँ पे है जिसनाम पे भी पानी की सतह कम हुई है,
मैसी साइफन पर भी जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड है और जो पानी है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन देखिए जो नुकसान है वो शदीद हुआ है। जी। दर्जनों के मवाजियात हैं, मतलब सैकड़ों मवाजियात हैं और सैकड़ों ही बस्तियां हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहावलपुर की बात करें तो जो फ्लड रिलीफ कैंप्स जो है वो बनाए गए हैं 31 और जो ऑपरेशनल हैं जिनमें लोग मौजूद हैं तो उनको बड़ा अच्छा फूड भी मिल रहा है। वहाँ बच्चे भी मौजूद हैं और हम उनको मुसलसल विजिट भी कर रहे हैं, वहाँ लोगों से बात भी कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन जो बिल्कुल ही उच्च शरीफ के इलाके हैं जो है जिसमें दोनों तरफ के अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम है पाइनट से, उच्च शरीफ के जो इलाके हैं वहाँ पर आज जो हमारी सलाम तहसील से बात हुई तो शदीद परेशानी के आलम में है, शदीद कर्ब के आलम में है कि हो ये रहा है कि वो उसमें जान बचाने के लिए भागे, जो रास्ता मिला, जो किसी मिली, तो जो अपना साल भर का अनाज उन्होंने रखा हुआ था, जो उनके ढोर वो पीछे छोड़ आए थे, जो सामान उनका वहाँ पड़ा था, तो अब थोड़ा सा जो सूरत हाल उनकी यहाँ जैसे बन रही है, किश्तियाँ मिलना शुरू हो गई हैं, तो वो जैसे वापस जा रहे हैं तो उनकी जो है वो जमा पूंजी जो है वो लूटने वालों ने लूट ली है। उनका दोहरा नुकसान हुआ है, ना तो सैलाब रजा में साहब, इधर इस कुछ पर बचा है। इंतजामिया क्या कर रही है इस वक्त, क्योंकि ऐसे वाकयात जो हैं वो मंजर आम पर आ रहे हैं बहुत सारे कि लूट मार का सिलसिला वो भी जारी है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो पुलिस की भी जो पेट्रोलिंग बोट्स हैं वो इस वक्त जो है वो सर्वाइवल बोट्स बनी हुई हैं, क्योंकि जी। जो आबादी का इनखला जो था इतना बड़ा था और उनको बाहर निकालना बड़ा जरूरी था। अगर डीपीओ दो डीपीओ जो है इसको प्रॉपरली कंसर्न है, एक हमारे डीपीओ जो है बहावलपुर के हसन इकबाल साहब और जो अक्रॉस द रिवर जो है वो जफर शाह साहब जो है डीपीओ मुजफ्फरगढ़, अब उनकी रिबराइन चेक पोस्ट उन्होंने पहले फाल कर दी थी और इस बात का भी उन्होंने जो है वो कहा था कि हम अश्योर करेंगे कि जो इस्लाम जी। तस्वीर है फ्लड चीज है। लेकिन देखिए मल्टीटास्किंग हो गई कि जो बंद है वहां पर भी और जो महफूज मकामात हैं वहां पर भी लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। जो पीछे के लोग हैं तो तमाम तक पुलिस के वसाइल भी जो है वो अब ट्रांसफर हो गए हैं एज अ रेस्क्यू जो है रेस्क्यू एंड रिलीफ में, तो वो भी जो है पुलिस को मल्टीटास्किंग का काम करना पड़ रहा है। पुलिस अगले महाजों पे है, रेस्क्यू एंड रिलीफ पे भी काम कर रही है, लोगों को बचा भी रही है और उनकी जो जो बाहर जो लोग बैठे हुए हैं उनके ठीक पास है। भी जो माल मताब उठा लाए हैं उसकी सेफ्टी को भी, तो ये यकीनन एक चैलेंज जरूर है पुलिस के लिए। लेकिन अभी देखना यही है कि दोनों जो डीपीओ साहबान है, डीपीओ मुजफ्फरगढ़ और डीपीओ जो भावलपुर है, वो इस चैलेंज को कैसे ले रहे हैं, क्योंकि लोग बड़े किश्तियों पे सवार होकर जो है वो ये सिलसिला जो है वो लूटने ठीक है। का जो है वो जारी है। लेकिन उम्मीद है कि जो है वो बेहतर होगी। लेकिन हौसला अफजा बात इस तमाम सूरत हाल में यही है कि जो शराब का पानी है ठीक है। वो अब थोड़ा कम होना शुरू ठीक होगा। है रजा साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जी, इस वक्त वो बहावलपुर वालों के लिए तो एक बड़ी अच्छी खबर भी है, वैसे मुल्तान वालों के लिए भी अच्छी खबर ये है कि दरियाए चनाब और हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर भी पानी की जो सतह है उसमें 3 फुट तक कमी देखने को मिली है। और इसके अलावा अगर हम बात करें दरियाए सतलुज की तो वहाँ पर भी काफ़ी हद तक, अभी रज़ा साहब ने भी हमें वहाँ से अपडेट किया कि पानी में जो है वो काफ़ी हद तक कमी नज़र आ रही है। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर भी है कि पानी में कमी है और पानी जो है वो आराम से गुजर जाएगा। पानी का रैला जो है वो काफ़ी हद तक उसमें कमी नज़र आ रही है। तो जो शहरी हैं वो भी सुकून की सांस ले सकेंगे, जो आसपास के नशेबी इलाकों में लोग बैठे हैं वो भी थोड़ी सुकून की सांस ले सकेंगे। लेकिन खुदारा थोड़ी सी अपने अंदर इंसानियत को लेकर आएँ और ये जो सिलसिला चल रहा है, ये जो लूट मार का, चोरियों का, डकैतियों का, मैं इस बात पे हैरान हूँ कि हम कहने को कहते हैं जी हम अशरफुल मखलूक़ात, अल्लाह ने हमें बनाया है और जी हम इंसान हैं, अपने आप को इंसान कहते हैं। आप कैसे इंसान हैं कि लोग आपके सामने मर रहे हैं, लोगों की जानें चली गई हैं, लोगों के प्यारे चले गए हैं, उनके घर, उनके माल मवेशी उनके ज़रिए मुआश तक चला गया और आप फिर भी जो बची खुची जमा पूंजी है और आप वो भी लूटने को तैयार हैं। खुदारा इस पर इंतज़ामिया को भी एक्शन लेने की ज़रूरत है और इस चीज़ को स्ट्रिक्टली इन मामलात को देखने की ज़रूरत है। एक शॉर्ट ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ गए। अच्छा जावेद साहब, मुझे बताइएगा कि खैमा बस्तियों में जो मकीन लोग हैं वहाँ पर खाने की किस हद तक कमी है? अच्छा, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं डेफिनेटली तादाद काफ़ी ज़्यादा है, ख़ास तौर पे मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के इलाकों जी। में। तो कुक्ड फूड जो है वो एनजीओज़ और गवर्नमेंट की कोऑर्डिनेशन से प्रोवाइड की जा रही की है। जा रही है। लेकिन वहाँ पे क्योंकि मुख्तलिफ लोग होते हैं, जैसे अफराद बाम माजूरी हैं, हामला ख़वातीन जी। हैं, दूध पिलाने वाली माएँ हैं। रात में दुआबा फाउंडेशन की तरफ से एक पैकेज लेके न्यूट्रिशन का जलालपुर पीर वाला गया। तो ठीक वहाँ है। मैं देख के हैरान हुआ कि मतलब एक ख़ातून मुझे मिली जिसका बेबी जो है वो सिर्फ 7 दिन का था। यानी ये वो इसी तो सूरत इन्हीं हाल दिनों में में पैदाइश भी उसकी हुई। पैदाइश हुई है। तो मैंने एक BZU के साथ मिलके एक न्यूट्रिशन बार बनाया है हमने, और ठीक वो है। मैंने वहाँ डिस्ट्रीब्यूट भी किया है और टेस्ट भी किए हैं चीज़ें। तो खाना जो है कुक्ड फूड जो है या हार्ट मील है, उसकी अभी भी 3 से 5 दिन जो ये हैं, ये अशद ज़रूरत रहेगी टेंट्स में। और मैं अगेन कहूँगा कि हमें ख़ुसूसी ख्याल रखना होगा कि जो मुख्तलिफ़ लोग होते हैं उनकी मुख्तलिफ़ ज़रूरत होती है खुराक की, उसको मेन्यू में हम किस तरह कंसीडर करें। फिर ख़ुसूसन अगर हम बात करें वो बच्चे जो अभी नौमौलूद हैं और हाँ। अभी उनको दूध की ज़रूरत है, फिर वो माएँ जो कि हामला ख़वातीन हैं, वो ख़वातीन जिनको इस वक्त जो है वो सेंसिटिव केयर की ज़रूरत है, वो बुज़ुर्ग जो बहुत हद तक बीमारियों में मुब्तला हैं। हाँ, देखिए हमारे पास तो हर कैटेगरी के लोग हैं वहाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए ऑलरेडी ना पंजाब में एक मल्टी सेक्टोरल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी बनी हुई है। 2 दिन पहले एक मीटिंग भी थी न्यूट्रिशन ठीक है। स्ट्रेटजी के, जो डायरेक्टर जनरल हेल्थ ने चेयर की है। कुछ ऑनलाइन लोग थे साउथ पंजाब से और बाकी मेंबर्स वहाँ से थे, और UN भी उसमें शामिल है। ठीक है। उसमें इस बात का इरादा किया गया है कि इन बच्चों और माओं के लिए जो खुराक है उसका कैसे ख्याल रखा जाए। ये बात डिस्कशन में आई है, इसकी फ़ंड्स एलोकेशन पे भी काम बात हो हो रहा रही है, काम हो रहा है। इसके अलावा जो अभी मैं देख रहा हूँ, जो आपने शुरू में भी पूछा है कि पानी थोड़ा थोड़ा रिसीड हो रहा है, लेकिन 2 तरह की अभी ज़रूरतें ज़रा हाई लेवल पे रहेंगी कि क्योंकि पानी का लेवल हाई था, तो जब घर लोग वापस जा रहे होंगे तो उनके घर या तो रिस्क पैदा हो जाएगा उनका, या गिर चुके होंगे। तो अभी मौसम भी चेंज होने वाला है, तो ऐसे अफराद जो मौसमियाती तब्दीली जब आती है, यकदम सर्दी आती है, तो वो ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। उनके लिए टेंट्स या खैमे, आर्जी जो एक शेल्टर होता है, जी। वो बड़ा ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो अभी ख़ास तौर पे जो ये इमरजेंसी पैदा हुई है जलालपुर पीर वाला और शुजाबाद वाली साइड, और इसके साथ साथ मुजफ्फरगढ़, तो वहाँ एनिमल फाडर की भी काफ़ी आ रही है अच्छा। कंप्लेंट्स के शार्टेज है, जो अंदर एनिमल फंसे हुए हैं उन लोगों के। इसके साथ जो अभी बात हो रही थी, बहावलपुर से हमें रिपोर्ट भी हो रही थी। देखिए इमरजेंसी में हम अमूमन खुराक, छत और इस तरह के ज़्यादा इश्यूज़ की बात करते हैं। डेफिनेटली ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो सोशल प्रोटेक्शन इशू है, जो अभी रिपोर्ट हो रहा था, आपके रिपोर्टर की तरफ से भी आया बहावलपुर से, कि लोगों की जान, माल और इज़्ज़त का कैसे तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। क्योंकि इस वक्त ये सिचुएशन जब बनती है, कम्प्लेक्स सिचुएशन जो होती है, तो ऐसे अनासर डेफिनेटली अपना एक बेनिफिट देख रहे होते हैं। अच्छा, फिर देखिए हमारे यहाँ ये वो ख़वातीन हैं जो जिनकी कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बड़ी ज़्यादा होती हैं। हाँ, ये ख़वातीन पर्दे की बहुत ज़्यादा पाबंद यस, होती हैं, यस। तो ये बैरियर्स भी तो हैं। हाँ, इस हवाले से अक्सर हम एक डिमॉन्स्ट्रेशन भी करते हैं एज ऑर्गेनाइजेशन दुआबा और इंडस कंसोर्शियम। उसको हम कहते हैं कि जो प्राइवेसी होती है कैंप्स में, उसको कैसे इंश्योर किया जाए। इनके उसमें टॉयलेट्स का जो इस्तेमाल है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जी। उसमें भी ये इश्यूज़ पैदा होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि आर्जी टॉयलेट्स हम वहाँ पे इंस्टॉल करवा देते हैं। करते हैं। और अभी पिछले दिनों में हमने मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और मुल्तान सिटी AC और सदर AC साहब की रिक्वेस्ट थी हमें, तो यहाँ भी हमने कुछ टॉयलेट्स प्रोवाइड किए हैं। और इसके साथ साथ जो डिग्निटी किट हम कहते हैं उसको, जो ख़वातीन के लिए बनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी जो है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट का इशू होता है, उससे कॉम्प्लिकेशन भी पैदा होती हैं अगर वो प्रॉपर बीमारियां मैनेज भी ना हो, बहुत पैदा और होती हैं। डिजीज़ेज़ या ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ जो हैं उनका रिस्क होता है। तो ये NGOs मुख्तलिफ और गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है, लेकिन अभी भी क्योंकि आबादी और जो आप देखें ना कि सिर्फ पंजाब में मिलियंस ऑफ पीपल अफेक्ट हुए हैं, और उसमें हम अगर 50+ % लें तो ख़वातीन हैं और यंग गर्ल्स हैं।
तो उनकी ज़रूरतों को हम कैसे एड्रेस करेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है। इसके साथ साथ हम अगर देखें कि हमें ये भी समझना है कि जो लोगों के एसेट डैमेज हुए हैं उसके हवाले से आगे हमें ये आने वाले हफ्ते में हमें प्लान करने की अच्छा ज़रूरत है। जावेद साहब, एक और बड़ा मसला है वहाँ पे पीने के साफ़ पानी का बड़ा मसला है। हाँ जी, तो ये किस तरह से हल किया जा रहा है? इस हवाले से मुजफ्फरगढ़ में दुआबा इज़ द ओनली ऑर्गेनाइजेशन अदरवाइज़ विद द गवर्नमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट के साथ हम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं। 2 हमारे वाटर बॉजर्स हैं जो 12,000 से 15,000 लीटर पर डे हम पानी मुहैया कर रहे हैं, और ये इसका हमारा TDS मीटर होता है वो चेक करके देते हैं, और गवर्नमेंट की कोलेबोरेशन के साथ हम कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो जैसे ये इलाके हैं जहाँ पे ऑलरेडी TDS बड़ा हाई है, बहुत रिस्की पानी है ग्राउंड वाटर, तो वहाँ पे क्लीन वाटर प्रोविज़न इक्वली इम्पॉर्टेंट है फूड के हिस्से के तौर पे भी और जनरली। बिल्कुल। तो इस लिहाज से हमें स्पेशल मेजर्स लेनी चाहिए। ठीक है। और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑलरेडी एक कंपनी काम कर रही है गवर्नमेंट की तरफ से पानी साफ़ पानी देने पे, तो जितनी कैपेसिटी है उसको बरूए कार लाना चाहिए पानी प्रोवाइड करने में। ठीक है जी, वेदर की अपडेट भी हम ले लेते हैं क्योंकि हमें आप सबको भी ख़बरों से पता चल रहा होगा कि जी 16 और 17 सितंबर से जो है ऑनवर्ड्स बारिशों का एक और स्पेल शुरू होने जा रहा है जो कि सैलाब में काफ़ी हद तक इजाफा कर सकता है, या उसको सैलाब मुतासरीन को तो वो ऑब्वियस सी बात है डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। तो इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं जान लेते हैं। हमारे साथ हैं बिलाल यूनिस। जी बिलाल, बताइएगा। जी, शहर ओलिया के मौसम के हवाले से बात करें तो शहर ओलिया और गिरदोनवा में आज महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम खुश्क रहेगा। मौजूदा मौसम की सूरत हाल की बात करें तो इस वक्त बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी है, और इसके साथ ही शहर और गिरदोनवा में हल्की हवा चलने का भी सिलसिला जारी है। हल्की हवा चलने की वजह से हबस की शिद्दत में कमी महसूस की जा रही है। मौजूदा दर्जा जो है वो महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक बताया जा रहा है, जबकि यही दर्जा जो है वो दोपहर के वक्त बढ़कर तकरीबन 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा जो है वो तकरीबन 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा आज 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। और इसके साथ ही महकमा मौसमियात की जानिब से जो मौजूदा हवा में नमी का तनासब जो है वो 85% बताया जा रहा है, जबकि यही हवा में नमी का तनासब दोपहर के वक्त कम होकर तकरीबन 60 से 65% रिकॉर्ड किया जाएगा। और इसके साथ ही मुल्तान शहर का आज एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 51 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पाकिस्तान के फ़ज़ाई तरीन आलूदा शहरों में मुल्तान शहर जो है वो इसी हिसाब से 10वें नंबर पर स्टैंड करता दिखाई दे रहा है। शाम के वक्त यही दर्जा जो है वो इसमें कमी देखने में आएगी, और ख़ास तौर पर शाम के वक्त राहत भी महसूस हो सकती है जिस वक्त जो है वो सूरज गुरूब हो रहा होगा, और हवा में इस वक्त जो नमी महसूस की जा रही है और हबस है हल्की फुल्की, ये भी कम हो जाएगी और हवा ठंडी महसूस होगी और गर्मी का असर भी जो है वो कम हो जाएगा। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान ज़ाहिर नहीं किया गया, जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि 16 सितंबर के बाद जो है वो फिर से एक बार मानसून का स्पेल शुरू होगा, जिसमें शहर में अर्बन फ्लडिंग का भी ख़तरा बढ़ सकता है। जी बहुत शुक्रिया बिलाल जी। बात वही है कि अगर 16 सितंबर से बारिशों का जो है वो ख़तरनाक एक स्पेल दोबारा से शुरू हो गया तो सैलाब जो है वो उसमें काफ़ी हद तक इजाफा हमें देखने को मिल सकता है। अर्बन फ्लडिंग का ख़दशा भी हो सकता है। तो कह लें कि ख़तरा जो है वो हमारे ऊपर से अभी तक टला नहीं है। हम अभी जिन मसाइल से दो चार हैं, ये चंद माह तक तो हमारे साथ ही रहेंगे और हम इसी के साथ गुजारना है वक्त। लेकिन मुझे बताइएगा जावेद साहब के वहाँ पर जो मौजूद बच्चे हैं उनकी पढ़ाई तो बहुत हद तक मुतासर हो चुकी है। आप देखें तकरीबन 1 माह तो हो चुका है कि बच्चे जो हैं वो अपने घरों को छोड़कर खैमों में पनाह अपनी ली हुई है उन्होंने और गुजर बसर कर रहे हैं लोग। तो जो बच्चा है एक देखें वो तो मेंटली मुतासर हो रहा है। एक बच्चा जिसको समझ बूझ नहीं है किसी चीज़ की, चलें बड़े तो समझ जाते हैं कि जी फ्लडिंग हो रही है, ये सूरत हाल है। एक वो ना समझ बच्चा जिसको समझ बूझ नहीं है, वो एक तो मेंटली मुतासर हो रहा है उन सारे हालात की वजह से जो सैलाब की वजह से पैदा हुए हैं, उन्हें खैमों में रहना पड़ रहा है। फिर दूसरा वो फिज़िकली भी मुतासर हो रहा है ना, उसकी हेल्थ और बाकी तमाम चीज़ें। फिर उसकी स्टडी भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है। इस पर क्या कहना चाहेंगे?
बिल्कुल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है, क्योंकि बच्चे जो हैं हमारी पॉपुलेशन का एक बड़ा पोर्शन है। इसमें हम कहते हैं साइको सोशल सपोर्ट मेजर्स इन इमरजेंसी, उसको समाजी और नफ्सियाती सपोर्ट कहते हैं। इसमें बच्चे की जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, स्कूलिंग है, एजुकेशन है, उस लिहाज से कुछ मेजर्स ली जाती हैं। अभी कुछ मॉडलिंग हमने भी की है। एक स्कूल है झलारी शुमाली, वहाँ पे हमने इंस्टॉलेशन करवाई, बाद में कुछ और इदारों ने भी किया है। लेकिन ये काम अभी मैंने देखा है कि कैंप्स में बढ़ाने की ज़रूरत है। बच्चों का ये साइको कमी है सोशल अभी। सपोर्ट को बढ़ाने की ज़रूरत है थ्रू आउट ऑल कैंप्स। और इसके लिए काफ़ी बड़े बड़े इदारे काम करते हैं। मरियम UN नवाज साहिबा ने भी तो ऐलान किया था ना, और काफ़ी जगह उन्होंने स्विंग्स वगैरह भी इंस्टॉल करवाए थे कि बच्चे जो हैं वो तफरीही सरगर्मियाँ थोड़ी सी कर सके, ताकि वो मेंटली उतने एग्जॉशन का शिकार ना हो। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा कदम है, आई अप्रिशिएट दिस, क्योंकि ये मैंने देखा है। मैडम मरियम नवाज़ की तरफ से जब ये हिदायत आई हैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट और प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने ये इक़दामात किए हैं। और एक दो चीज़ों में क्योंकि हम खुद इन्वॉल्व हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ है, इसमें एक NGO कोऑर्डिनेशन हब बनाया गया है जिसमें ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं। मुल्तान में अभी एक हमने हब लॉन्च किया है, दुआबा भी उसका पार्ट है, सोशल वेलफेयर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और UN ओचा उसका मेंबर है। तो इस वक्त जिस तरफ आप बात अभी जितनी भी हमारी डिस्कशन हुई है, कोऑर्डिनेशन और कम्प्लीमेंटरिटी यानी कि राब्ता साजी और सबके काम में मुताबिकत जोड़ना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और चाहे वो प्राइवेट इदारे हैं, सिविल सोसाइटी है, गवर्नमेंट है, उनके काम को कम्प्लीमेंट करना एक दूसरे के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट हाँ, है। जहाँ ज़रूरत है आप तनकीद करें, इट्स फाइन, लेकिन आप जहाँ अगर गवर्नमेंट हमारी अच्छे इनिशिएटिव्स ले रही है तो अब अगर हमें पॉजिटिव चीज़ देखने को मिलती है तो हमें उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। इसको एक नुक्ता हमें समझना है एज वो मैं आपसे जानूंगी, हाँ। लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद हम वापस आएंगे, इस पर मज़ीद बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, मुझे जावेद साहब ये बताइएगा कि जहाँ हमने बच्चों की तालीम के हवाले से बात की, तो वहाँ पर जो ख़वातीन हैं उनसे जब बात होती है हमारी, जाते हैं उनसे डिस्कशन भी होती है, खैमा बस्तियों में जो लोग बैठे हैं वहाँ पर, तो उन ख़वातीन का सबसे बड़ा मसला है कि जी हम तो 2-2 हफ़्तों से 3-3 हफ़्तों से जो है वो नहाए भी नहीं हैं, यहाँ पर इस कदर मसाइल हैं। ज़ाहिर है आपको घर जैसी सहूलियात तो नहीं मिल सकती, लेकिन फिर भी जो हमारी हुकूमत है वो इतना इन्वेस्ट भी कर रही है, हमारे NGOs इन्वेस्ट कर रहे हैं, सोशल वर्कर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मामलात क्यों बेहतर नहीं हो पा रहे? और वहाँ पर जो है वो कपड़ों की सहूलियात भी नहीं है, क्योंकि जिस सूरत हाल में लोगों को एवैक्यूएट किया गया है वो तो कुछ भी नहीं ला सके अपने साथ। बिल्कुल, ये जो पर्सनल हाइजीन की ज़रूरत होती है ख़वातीन को, जिसमें नहाना भी शामिल है, तो जो बैनुल-अक़वामी एमरजेंसी मेयारात हैं उसके मुताबिक इनको हम कहते हैं बाथिंग फैसिलिटीज़। और हाइजीन फैसिलिटी में टॉयलेट भी होता है, लेकिन बाथिंग फैसिलिटी और कपड़े धोने का निज़ाम एक बनाया जाता है। वो होता है ज़रा लॉन्गर टर्म इमरजेंसी में। मुमकिन है इधर हम अभी मैंने देखा है कि टेम्परेरी तौर पे कुछ मेजर्स ली गई हैं कैंप्स में जी, और लेकिन अभी भी वो लेकिन कम देखें ना, है। ये भी तो लॉन्ग टर्म ही कम चला है, गया है ना। बिल्कुल। अभी महीना एक हो चुका है, अभी हमें नहीं पता कि पानी कब उतरेगा, कब लोग अपने घरों को वापस हाँ जाएंगे। जी, तो इस लिहाज से अभी भी अगर हमारे पास चाहे 7 दिन भी हैं, 10 दिन भी हैं जिसमें ख़वातीन यहाँ रह रही हैं, तो इस ज़रूरत को फौरी तौर पे एड्रेस करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट और है। मेरी गुजारिश होगी जो चाहे जितने भी हमारे हब्स हैं डिस्ट्रिक्ट्स में जो काम कर रहे हैं, UN ओचा ने अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स लॉन्च कर दिए हैं, तो UN एजेंसीज़ जो हैं मुख्तलिफ स्पेसिफिक ये काम करते हैं इन चीज़ों पे, वो सपोर्ट करें लोकल इदारों को जो वहाँ पे लोकल लेवल पे खड़े हैं, वो ये सपोर्ट दे सकते हैं क्योंकि वो लोकल कल्चर से भी वाकिफ़ हैं। अगर कहीं पे पर्दादारी का निज़ाम है, कहीं पे लैंग्वेज और है, कहीं पे कुछ कौमी और दूसरे मसले होते हैं, तो लोकल इदारे इसको बेहतर जानते हैं, उनको सपोर्ट सारे किया जा मसाइल सकता हैं। है। बिल्कुल। तो इसके इसमें अलावा कल्चरल बैरियर्स भी हैं, बहुत सारे मज़ीद बैरियर्स भी हैं जो आते हैं। फिर हमारे यहाँ वही मैंने पहले बात की कि जो ख़वातीन हैं वो पर्दे की भी ज़रा पाबंद हैं, क्योंकि उन एरियाज़ में जो है वो लोग पर्दे का भी बड़ा ख्याल रखते हैं, लेकिन खैमों की कमी की वजह से जो है वो एक ही खैमे में है, 3-3 ख़ानदानों को बैठना पड़ रहा है, बल्कि 3 से भी ज़्यादा ख़ानदानों को बैठना पड़ रहा है। तो इसके लिए हमें कॉन्शियस जो होना है, क्योंकि जब फ्लड डिज़ास्टर आता है ना, ये साइंटिफिकली और तजर्बाती बात है, प्रूवन है
कि जब ये फ्लड आता है तो इसके बाद जो पोस्ट डिज़ास्टर सिनारियो है वो ज़्यादा रिस्की होता है, कि उसके बाद पब्लिक हेल्थ रिस्क इश्यूज शुरू होते हैं, जो ट्रांसमिटेड डिजीजेज तो हैं अभी भी शुरू हो चुके हैं। अभी भी शुरू हो चुके हैं, लेकिन जैसे ये वक्त गुजरेगा तो इसके साथ साथ ये और चीज़ें ओपन होंगी। स्कैबीज़ हैं, जी। कुछ जल्दी इमराज के साथ साथ गैस्ट्रो की बीमारियां, गैस्ट्रो हो गया, इवन डायरिया बच्चों में ज़्यादा कॉमन आ है। जाता है, कॉमन होता है। ये यूनिसेफ के पास बड़े फैक्ट्स हैं जो उनके मुख्तलिफ चैनल पे बताए जा रहे होते जी हैं। जावेद साहब, मुझे ये भी बताएं कि सैलाब ज़दा लोग जो हैं वो नफसियाती तौर पर बड़े मुतासर हो रहे हैं, हाँ जी, तो इसके लिए क्या एक्शंस ले रही है गवर्नमेंट भी, एनजीओज भी? देखिए जो साइकोलॉजिकल एक इफ़ेक्ट है या ट्रामा है, जब कोई बंदा अपना घर या कोई एसेट या किसी अपने अजीज़ को पानी में जाता हुआ देखता है और वो पिछले जो अशरों की उसकी मेहनत होती है उसके सामने होती है, एक कनेक्शन और एक एहसास है जो उसके दिमाग पे नक्श होता है। अभी आप देखें कि 2010 के जो फ्लड के और 22 के दरमियान में 14 का फ्लड आया, उसके नकूश अभी तक साउथ पंजाब के लोगों के जहन में है, और इसी तरह सिंध तक ये इम्पेक्ट है। तो इस लिहाज से साइको सोशल सपोर्ट में ये एलिमेंट बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो बाकायदा कुछ कैंप्स लगाएं और वहाँ पे काउंसलिंग या इस तरह के अच्छा, फिर सेशंस हम किए उन जाएं। लोगों की भी तो मदद ले सकते हैं ना, कि जो अभी फ्रेशली ग्रेजुएटेड हैं, हम Yes. उनकी मदद ले सकते हैं। इसमें हम यूनिवर्सिटीज़ की बड़ी हेल्प ले सकते हैं और एक बड़ी हद तक जो है वो, और हमारी नौजवान नस्ल वैसे ही ऐसे कामों में बहुत पेश होती है, बिल्कुल। तो आई होप ये हेल्पफुल हो सकेगा। बिल्कुल, एक ये पहलू, और दूसरा न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग, क्योंकि मैंने ये खुद अपनी आंखों से देखा है कि कैंप्स में जितने बच्चे, ख़वातीन, ख़ास तौर पे प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग जो मदर्स हैं, दूध पिलाने वाली माएँ हैं, उनका बच्चा और माँ दोनों की सेहत जो है वो बिल्कुल एक्सपोज्ड है। मतलब मेल न्यूट्रिशन बिल्कुल वाज़ेह है। जलालपुर में मैंने देखा है, अलीपुर में देखा है, इवन ये झंग के जो इलाके हैं, अहमदपुर सियाल की तरफ हम चले जाएँ, ये एक मौका है हमारे पास कि लोग इस वक्त कैंप्स में हैं, उनकी स्क्रीनिंग की जाए और आइडेंटिफाइबल वे में इंडिविजुअल लेवल पे या हाउस होल्ड लेवल पे हमारा उनका ये प्लान होना चाहिए। अच्छा जावेद साहब, अभी हम जिक्र कर रहे थे, आपने भी बताया कि जो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस है वो इससे ज़्यादा रिस्की होगा, जिसमें प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होंगे। तो मुझे ये भी बताएं कि जो आप अगर बात करें हुकूमती सतह पर भी, तो क्या इकदाम किए जाएंगे? सबसे पहले क्या प्रोसेस होगा जब ये पानी की सतह जो है वो कम हो जाएगी, पानी उतरना शुरू हो जाएगा, लोग अपने घरों में वापस जाना शुरू हो जाएंगे? ये मेरे ख्याल है आज के इस प्रोग्राम का निचोड़ होगा जो आपने ये बात की है, और मैं समझता हूँ कि ये एक बसीरत वाली बात है कि हमें सोचना चाहिए, अब हमारे पास वक्त है ये। अच्छा, इस हवाले से हमने हमारा एक इंडस कंसोर्शियम है जो पूरा इंडस रिवर पे काम करता है। इसमें पाकिस्तान के दरियाई निज़ाम के ऊपर मुख्तलिफ़ अज़ला में इदारों के साथ हमने कंसल्टेशन की है। उसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी शामिल हैं और सिविल सोसाइटी, ये तकरीबन 80+ इदारे हैं जिनके साथ हमने कंसल्टेशन की है इसी सवाल के ऊपर, और हम एक जॉइंट स्ट्रेटजी लॉन्च कर चुके हैं। ठीक है। इंटरनेशनल डेलीगेट्स भी वर्चुअली उसमें शामिल हुए थे और गवर्नमेंट भी शामिल थी और सिविल सोसाइटी भी। अच्छा, ये बात सिर्फ मैं नहीं कर रहा, उस स्ट्रेटजी से मतलब बाहर आई है ये बात कि जो रिहेबिलिटेशन या रिकवरी का अमल है उसमें बड़े बड़े स्टेप्स क्या हो सकते हैं। नंबर वन गवर्नमेंट को या हम जैसे इदारों को ये करना है कि एक स्ट्रेटजी लॉन्च करें, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि रिलीफ जो होता है इसकी 2 किस्में हैं। एक ये है कि मेरी कोई चीज़ लूज़ हो गई, मेरी गाय, बकरी, भैंस, घर गिर गया, मुझे वो एसेट रिटर्न में मिले, मैं बाउंस बैक करूं। एक ये तरीका है जो कि अभी से NGOs और मुख्तलिफ लोग कर रहे हैं। लेकिन इससे बड़ा एक रिलीफ है, वो ये है कि जिसका घर गिर गया है, जिसके बिजली के खंभे उसके घर के साथ पोल था, तो अभी उनके घर में बिल्स जा रहे हैं, तो यूटिलिटीज़ का जो बर्डन है अफेक्टीज़ के ऊपर जो आ रहा है, नंबर 1 वो फ़ौरन कम से कम किया जाए या उठाया जाए। इस हवाले से तो हुकूमत ने शायद IMF से रब्ता भी हुआ है इस हवाले से कि बिल्स जो हैं वो उसमें, हाँ, इसमें भी एक ट्रिकी पॉइंट है। अच्छा, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है, तो जी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। जैसे कि सैलाब की वजह से डायरेक्टली जो अफेक्टेड लोग हैं उनकी तादाद तो बहुत ज़्यादा है, लाखों में है, 50 लाख से ज़ायद लोग हैं। लेकिन जो इनडायरेक्टली मुतासरीन हैं, जैसे शहरों में लोग हैं, उन तक दूध की सप्लाई, खाने की सप्लाई, सब्जियों की, फलों की, ये सारी सप्लाई मुतासर हुई है। फिर जो सप्लाई आ रही है चीज़ों की, उसके रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसी हवाले से जी जानेंगे कि सब्जियों और फलों के रेट गवर्नमेंट की जानिब से क्या मुख्तस किए गए हैं और किन रेट्स पर जो हैं वो सब्जियां और फल आम आवाम तक पहुंच रहे हैं। हमारे साथ सलमान ज़मीर हैं। जी सलमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मुल्तान में सब्जियों और फलों के दाम जो हैं उसमें गैर मामूली इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। वजह यह है कि इस वक्त मुल्तान शहर का जो दही इलाका है वो सारा सैलाब के पानी से जो है वो डूब रहा है और उसी की पेश नज़र जो है वो इस वक्त मकामी सब्जियां और फल जो है उनकी तरसील जो है वो नहीं हो पा रही। मंडी तक तो बाहर से मंगवानी पड़ रही है, जिसकी वजह से सब्जी और फलों के दाम जो है वो बेलगाम हो चुके हैं और अचानक ही महंगाई का एक तूफान जो है वो देखने को मिल रहा है। बात करते चले मकामी सब्जियों की, तो मकामी सब्जियों में इस वक्त मुल्तान से बैंगन, खीरा और इसके साथ साथ भिंडियाँ जो है वो भी इस वक्त गायब हो चुकी हैं। सिर्फ एक मकामी सब्जी थी अरवी जो कि बचा ली गई थी, मगर उसका भी रेट जो है वो भी 100 रुपये किलो तक जो है वो पहुँच चुका है। इसी के साथ साथ बात करेंगे लहसुन और अदरक की, तो लहसुन और अदरक जो है उस की तरसील जो है वो बहाल हो चुकी है, क्योंकि वो बाहर से आता है। चाइना का लहसुन वाया कराची जो है वो मुल्तान दाखिल होता है और अदरक जो है वो थाईलैंड का वो भी वाया कराची मुल्तान दाखिल होता है। तो इस वक्त उनके रेट जो है वो मुतहकम नज़र आ रहे हैं। बात करेंगे मार्केट में, इस वक्त करेला जो है वो 170 है, भिंडी 250 है और बैंगन जो है वो 160 रुपये किलो तक जो है वो फरोख्त हो रहा है, जबकि फली गोरा जो है वो 240 है, घिया कद्दू 170 और गाजर जो है वो 160 रुपये किलो तक जो है वो फरोख्त हो रही है। सरकारी नरखों में आलू इस वक्त 87 है और प्याज 70 है और टमाटर जो है वो 140 रुपये किलो तक जो है वो उसका जो रेट है वो पहुंच चुका है। मगर मार्केट में इस वक्त आलू 130, टमाटर जो है वो 260 और प्याज जो है वो 90 रुपये किलो तक जो है वो फरोख्त हो रही है। वजह यह है कि मुल्तान शहर में ये सब्जियां जो हैं ये आ नहीं पा रही, जिस वजह से डिमांड जो है वो ज़्यादा हो चुकी है और सप्लाई चेन जो है वो मुतासर हुई है। मार्केट में अदरक जो है वो 550 है और लहसुन 300 रुपये किलो तक जो है वो फरोख्त हो रहा है। इसी तरीके से फलों की बात करेंगे तो फलों में पपीता 500, अंगूर 600 और अनार जो है 400 रुपये किलो तक जो है फरोख्त हो रहा है। सरकारी नरखों में अमरूद 130, चीकू 330 और जापानी फल 220 रुपये मुकर्रर किया गया। मार्केट में अमरूद 210, चीकू जो है 400 और जापानी फल 300 रुपये किलो तक जो है वो फरोख्त हो रहा है। सेब जो है उसका इस वक्त जो फरोख्त हो रहा है वो 300 रुपये है, मौसमी 60 है और गर्मा जो है वो 240 रुपये किलो तक जो है वो फरोख्त हो रहा है। ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश की जाती है कि खुद साख्ता महंगाई जहाँ तक काबू की जा सकती है वहाँ तक काबू करें और फलों और सब्जियों की जो तरसील बाहर से आ रही है उसको यकीनी बनाएं ताकि शहरी सस्ती और म्यारी सब्जियाँ जो है फल वो खरीद सके। जी शुक्रिया सलमान, आपने हमें रेट्स बताए हैं सब्जियों और फलों के। देखिए, अगर हम बात कर लें बुनियादी सब्जियों की, जिसमें आ जाते हैं आलू, टमाटर और प्याज। आलू जो है वो इस वक्त 130 रुपये किलो है, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें, और प्याज जो है वो 90 रुपये किलो मिल रहे हैं। तो इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि आम शहरी, आम बंदा जिसकी जो है बुनियादी जो बेचारा मज़दूर है, जिसकी बुनियादी जो ज़रूरियात हैं वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही, वो कैसे एक वक्त या 2 वक्त का खाना खा सकता है। तो इस पर जो है वो हमारी इंतज़ामिया को भी थोड़ा सा मुतहरिक होने की ज़रूरत है कि मुतहरिक हों और जो ख़ुद साख्ता महंगाई है एटलीस्ट थोड़ा सा उसको कंट्रोल कर सकें। लेकिन आवाम को भी समझने की ये ज़रूरत है कि इस वक्त जो है वो सैलाब की वजह से जो फसलें मुतासर हुई हैं उसकी वजह से रेट्स में भी हमें काफ़ी हद तक इजाफा देखने को मिल रहा है। जावेद साहब, आपके वाली बात कि अभी तो जो सैलाब से डायरेक्टली अफेक्टेड चीज़ें थी वो हमारे सामने, हमारे लिए उन चैलेंजेस को कोप करना हमारे लिए बड़ा एक मसला बनता जा रहा है। लेकिन जो अभी आइंदा आने वाला, अभी सुबह हमारे साथ बुखारी साहब बैठे थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि जी अभी तो सैलाबी आफत है, अभी तो जो है वो पानी का सैलाब है, लेकिन 2 महीने के बाद जैसे ही पानी की सतह कम हो जाएगी आपको गुर्बत का सैलाब नज़र आएगा, जो कि इससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक होगा। ये बिल्कुल ठीक बात है। वजह यह है कि सैलाब पे जब एक घर चल रहा होता है, उसके एसेट्स होते हैं लाइवलीहुड के, वो जब डैमेज हो जाते हैं तो इन्हिसार उन पे ख़त्म होता है। तो जो लाइवलीहुड एसेट रिकवरी है जी, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। अदरवाइज़ फूड इनसिक्योरिटी
और अनरेस्ट जो है उस तरफ ये चीज़ें जाती हैं। अच्छा जावेद साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो लोग थे अभी जो फ्लड से डायरेक्टली अफेक्टेड हैं, ये लोग इनका तो ज़रिया मुआश जो था वो फसलें थीं, जो कि अब मज़ीद 6 माह, साल या 2 साल तक काश्त नहीं हो सकती। तो फिर किस तरह से जो है वो रोज़गार के मौके किस तरह से फ्राहम करने के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे इन फ्यूचर? हाँ जी, ये इसके लिए पूरा एक रिकवरी, लाइवलीहुड रिकवरी प्लानिंग की ज़रूरत है, जिसमें ऑन फार्म और ऑफ फार्म अप्रोच को देखना होगा। ठीक है। ऑन फार्म के लिए ये है कि अभी फौरी तौर पे गवर्नमेंट अगर रिलीफ दे एग्रीकल्चर फार्मर को, प्रोड्यूसर्स को, कि मुख्तलिफ टैक्सेस जो हैं सब्सिडाई उनको रिड्यूस किया जाए या सब्सिडी दी जाए। ठीक है। और इसके साथ साथ ख़ास तौर पे आने वाले दिनों में अगर हम देखें जब ये अगली फसल काश्त होनी है, लैंड रिहेबिलिटेशन पैकेजेस दिए जाएं जी, जिसकी फसल ख़राब हुई है साथ साथ ज़मीन भी ख़राब हुई है जी। तो लैंड रिहेबिलिटेशन एक पैकेज बनता है। इसी तरह मैंने पहले भी बात की है कि बिजली के बिलों में जो कमी है या 200 यूनिट तक का जो ऑलरेडी का एक पैकेज है कि 200 यूनिट तक जो फैमिलीज़ ऑलरेडी उस ग्राफ में हैं उनके ये माफ़ किए जा सकते हैं बिल्स, ताकि वो अपने आप को बहाल करें। फिर ये देखें ना, जो फ्लड अफेक्टेड लोग हैं उन्हें हमें डायरेक्टली, इस वक्त जो डायरेक्टली अफेक्टेड है उन्हें फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। इसी तरह कुछ फर्दर अगर हम चीज़ें देखें कि जो डायरेक्टली किसानों को या कम्युनिटी में जो सपोर्ट देने वाले इदारे हैं, ठीक है, उनके एनओसीज में रिलैक्सेशन दी जाए और लोकल सिविल सोसाइटी जो फ्रंट पे खड़ी है, ठीक है, उसको सपोर्ट की जाए। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जी, आप उम्मीद करते हैं कि आपका वीकेंड आपका अच्छा गुजरे। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, मुलाकात होगी आपसे। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।